सभी प्यारे दोस्तों को गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त संकेत चौधरी स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित पे। आशा करता हूं कि आप सभी बेहतरीन जबरदस्त जिंदाबाद होंगे। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपकी एसएससी जीडी 2022 को ध्यान में रखते हुए हमारे द्वारा स्टार्ट की गई है मिलान सीरीज। मिलान सीरीज आपके जीएस को और भी स्ट्रांग बनाएगी और अंतिम समय में आपको ऐसे क्वेश्चन यहां देखने को मिलेंगे जो आपके एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जाएंगे। तो आज की क्लास लेने के बाद आपको लगेगा कि हाँ, वास्तव में इस सीरीज में कुछ दम है और ये आपकी तैयारी में चार चांद लगाने वाली है। और अंत में फिर आपको पता है बच्चे, आपकी तैयारी को और भी बेहतर बनाने के लिए आरडब्ल्यूए की गागर में सागर सीरीज, जो कि एकदम रामबाण सीरीज है, जो आपके लिए आने वाली है। तो सभी बच्चे क्लास से जुड़े हैं और इन सभी क्लासों को बहुत ही ध्यानपूर्वक कीजिएगा। आज मैं इंडियन ज्योग्राफी की मिलान सीरीज की आपको क्लास लेके आया हूं और इसके बाद कल जो क्लास होगी उसमें मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी के क्वेश्चन शामिल करूंगा। आज मैंने बेहतरीन क्वेश्चन शामिल किए हैं जो एसएससी के फेवरेट होते हैं और एसएससी ज्यादातर जिस सेक्टर से क्वेश्चन उठाती है उन्हीं की चर्चा आज की क्लास में की जाएगी और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो एक बार सभी प्यारे साथी क्लास को लाइक वाइक कर दीजिए। और देन मैं बात करूं आपकी जो टाइम टेबल है आपका गागर में सागर सीरीज जो स्टार्ट होने वाली है 31 तारीख को पहली क्लास अंकित भाटी सर के द्वारा होगी मैथमेटिक्स की। फिर बच्चे 1 तारीख को आपकी करंट अफेयर्स हिंदी की क्लास होगी, फिर नवीन सर द्वारा 2 तारीख में, और उस दिन ही शाम को 2 बजे से ज्योग्राफी की क्लास होगी। सुबह फिर अगले दिन 3 तारीख को रीजनिंग, फिर पॉलिटी, मैथमेटिक्स, फिर दीपक भाटी सर के द्वारा फिर हिस्ट्री, नवीन सर के द्वारा रीजनिंग, फिर इकोनॉमिक्स, फिर स्टैटिक जीके और फिर बेटा साइंस। तो ये आपका गागर में सागर सीरीज का टाइम टेबल है। सभी बच्चे एक बार क्लास को लाइक कीजिएगा और स्टार्ट करते हैं आज का सेशन बिना किसी देरी के। ध्यान से चीजों को समझिएगा, एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सीधा सीधा आंसर करना पड़ेगा, मिलान करने पड़ेंगे। देखो, राज्यों और उनकी घाटियों का मिलान कीजिए। घाटी क्या होती है? दो पर्वतों के बीच जो मैंने आपको बताया था यू या वी शेप का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, उसे हम वैली कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे? वैली यानी कि घाटी कहते हैं। तो घाटियों का मिलान करने को बोल रहा है कि मिलान कीजिए। ये पूछा गया है युमथांग घाटी कहां है, गांडी कोटा घाटी कहां है, गंडी कोटा आगे पर है, शांत घाटी कहां है, मरका घाटी कहां है। तो राज्यों से मिलान करने को बोल रहे हैं बच्चे। अपना आंसर सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपको भैया याद आ रहा है नहीं आ रहा है। शांत घाटी दसियों बार क्वेश्चन पूछा गया होगा बच्चे। कहां पड़ती है शांत घाटी? केरल के अंदर पड़ती है शांत घाटी। मरखा घाटी कहां है बेटा? लद्दाख के अंदर है मरखा घाटी। नुब्रा वैली आपसे पूछे, नुब्रा घाटी कहां है? वो भी लद्दाख के अंदर है। एक शुरू वैली सुनी होगी आपने, शुरू घाटी, शुरू घाटी भी लद्दाख के अंदर है, शुरू वैली। ठीक है ना भाई। ये गंडी कोटा जो है आपका बच्चे, ये आंध्र प्रदेश के अंदर है। आंध्र प्रदेश की एक घाटी और इंपोर्टेंट है जिसे बोलते हैं आरकू वैली, आरकू घाटी। आरकू घाटी कहां है? तो बेटा ये भी आपकी आंध्र प्रदेश में है। युमथांग घाटी एसएससी जीडी 2021 में भी पूछा गया है, कहां है? सिक्किम के अंदर। और सिक्किम की एक और घाटी है बच्चे जिसका नाम है नथांग घाटी। नथांग घाटी कहां है? नथांग वैली भी बेटा आपकी सिक्किम के अंदर है, युमथांग घाटी भी सिक्किम के अंदर है। और एक और पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, न्योरा घाटी, न्योरा वैली। न्योरा घाटी कहां है बच्चे? जल्दी से बताएंगे। न्योरा घाटी वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल के अंदर है। और बेटा फूलों की घाटी कहां है? फूलों की घाटी, फूलों की घाटी आपने बिल्कुल सुना होगा। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहां है? तो ये उत्तराखंड के अंदर है फूलों की घाटी। नथांग वैली, युमथांग घाटी सिक्किम के अंदर, आंध्र प्रदेश में आरकू वैली, गंडी कोटा घाटी। बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट जिसे कहते हैं। तो आपको लगेगा क्लास में कि बहुत सारी चीजें जो एसएससी सीधा क्वेश्चन पूछ लेता है और यहां आपको कई क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन से तैयार हो रहे होंगे। आगे बात करूं दूसरे प्रश्न की। बांध तथा डैम तथा नदियों का सही मिलान कीजिए। बांधों का और नदियों का सही मिलान करना है। सरदार सरोवर दसियों बार पूछा गया है। सरदार सरोवर बांध कहां है? नागार्जुन सागर कहां है? भाखड़ा नंगल कहां है? हीराकुंड कहां है? करो मिलान जल्दी से एक बार। क्या होगा सही आंसर? बहुत अच्छे, जल्दी से बताएंगे सभी प्यारे दोस्त क्या होगा करेक्ट आंसर। सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। क्या होगा सही आंसर भाई?
बहुत अच्छे। देखो सरदार सरोवर बांध आप सभी जानते हैं गुजरात राज्य के अंदर है, और ये किस नदी पर है बच्चे? सरदार सरोवर नर्मदा नदी पर स्थित है। यानी कि ए का हो गया बी, पहले का बी। नागा अर्जुन सागर तेलंगाना का डैम है, तेलंगाना का, और ये किस नदी पर है बेटा? कृष्णा नदी पर है। भाखड़ा नांगल डैम बच्चे सतलज नदी पर है, और भाखड़ा और नांगल दो अलग अलग डैम है, जिसमें से एक आपका भाखड़ा हिमाचल प्रदेश में है और एक आपका पंजाब में है। और भाखड़ा डैम, इसकी ऊंचाई कितनी है? हाइट 226 मीटर। यह देश का बेटा सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध भी है, गुरुत्वीय डैम भी है, ग्रेविटेशनल डैम भी है, गुरुत्वीय बांध भी है, आप सभी जानते हैं। और हीराकुंड डैम बेटा महानदी के ऊपर बना हुआ है। हीराकुंड डैम बेटा उड़ीसा राज्य के अंदर है। किसमें है? उड़ीसा के अंदर है। तो राज्य भी पूछे जाते हैं, और मेरे प्यारे बच्चे राज्य के साथ किस नदी पर है यह भी पूछा जाता है। और हीराकुंड देश का सबसे लंबा बांध भी है, सबसे लंबा बांध भी है, ध्यान रखिएगा हीराकुंड डैम। ठीक है ना भाई? सबसे ऊंचा देश का डैम टिहरी है, लेकिन सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध भाखड़ा डैम है। याद करो थोड़ा सा, भाखड़ा डैम 4.8 किलोमीटर लंबा है। आगे बात करूं प्यारे बच्चे, अगला प्रश्न, बांध तथा राज्यों का मिलान कीजिए। राज्य पूछ लेगा आपसे, जरूरी थोड़ी ना नदी पूछे, राज्य भी पूछा जा सकता है, नदी भी पूछी जा सकती है, कुछ भी पूछ लेगा। तो बताना है आपको क्या होगा। मैटूर बांध बहुत इंपॉर्टेंट, अलमट्टी बांध, कोयना बांध, टिहरी बांध। टिहरी कहां है बेटा? उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर है, भागीरथी नदी पर स्थित है टिहरी डैम उत्तराखंड में। इसकी हाइट है 261 मीटर। यह देश का सबसे ऊंचा बांध है, देश का सबसे ऊंचा बांध। तो टिहरी को उत्तराखंड के साथ मैच कर दो। कोयना बांध कहां है बेटा? महाराष्ट्र के अंदर है कोयना बांध, और ये कोयना नदी पर है। किस नदी पर है? कोयना नदी पर है। और कोयना कृष्णा की सहायक नदी है, याद करो थोड़ी सी। कोयना नदी पर स्थित है कोयना डैम। कहां है? महाराष्ट्र के अंदर। तो महाराष्ट्र से मैच कर दीजिएगा। अलमट्टी बांध कहां है बेटा? आगे बात करूं बच्चे, अलमट्टी बांध कृष्णा नदी पर है, कृष्णा नदी पर, कृष्णा नदी पर है। और ये किस राज्य में है अलमट्टी बांध बेटा? तो कर्नाटक राज्य के अंदर है। और मैटूर बांध बेटा कावेरी नदी पर है, और ये किस राज्य में है? तो आपका आंसर आना चाहिए तमिलनाडु राज्य के अंदर स्थित है। तो ऐसे करके इनका सही मैच हो जाता है। तो बेटा कबूतर उड़ा देने, कबूतर उड़ा देने हैं, पेपर में क्वेश्चन मिलेगा और यहीं से मिलेगा, ये बात ध्यान रखना। नदियां, बांध, पर्वत, ये एसएससी के फेवरेट टॉपिक हैं, इनसे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। बात समझ में आ रहा है? तो मैच कर लो और दिमाग में सेट कर लो, एग्जाम में प्रश्न मिलना है बेटा। आगे बात करूं अगले प्रश्न की, बांध तथा नदियों का मिलान कीजिएगा। बांध तथा नदियों का मिलान कीजिएगा। तिलैया बांध मैंने आपको बताया था कि भारत की पहली नदी घाटी परियोजना थी दामोदर घाटी परियोजना, जो कि दामोदर और उसकी सहायक नदियों पर बनाए गए। तो मैथान, तिलैया, बराकर याद होगा आपको। पंचेत बांध, तो बेटा तिलैया बांध कहां है? झारखंड के अंदर है। ये सरदार सरोवर जो आपका दामोदर घाटी परियोजना है उसका हिस्सा है। दामोदर घाटी देश की पहली परियोजना है, और ये बराकर नदी पर है। बराकर किसकी सहायक नदी है? तो याद करो, बराकर बच्चे दामोदर की सहायक नदी है। दामोदर को पश्चिम बंगाल का शोक कहते थे। आगे बात करूं बच्चे, इंदिरा सागर बांध कहां है? तो इंदिरा सागर, सागर नाम के बांध या तो एमपी में मिलेंगे या राजस्थान में। इंदिरा सागर बांध बेटा, इंदिरा सागर को याद करो थोड़ा सा, कहां पड़ेगा? नर्मदा नदी पर है, और ये कहां है? मध्य प्रदेश के अंदर है, एमपी के अंदर इंदिरा सागर। जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर चंबल नदी के बांध हैं, और जवाहर सागर कहां पड़ता है बेटा? राजस्थान के अंदर। चंबल घाटी परियोजना याद करो, जवाहर सागर, और साथ के साथ राणा प्रताप सागर भी राजस्थान के अंदर है। राणा प्रताप सागर। तुलबुल परियोजना, तुलबुल बेटा झेलम नदी पर है। ठीक है ना भाई? झेलम नदी पे, कहां? जम्मू कश्मीर के अंदर है, झेलम नदी पर। ठीक है ना? एक गांधी सागर बांध भी है चंबल नदी पर। गांधी सागर मैंने आपको बताया था, गांधी सागर पूछे तो एमपी, नर्मदा सागर पूछे तो भी एमपी। आप समझ में आ रही है थोड़ी सी? एक बच्चे बाण सागर बांध भी था, बाण सागर, वो भी कहां है? एमपी के अंदर है। ये किस नदी पर है? सोन नदी पर।
सोन किसकी सहायक नदी है? गंगा की ट्रिब्यूटरी है सोन। गांधी सागर ये भी चंबल नदी पर है बेटा। चंबल बीहड़ बनाती है, जानते हो, मऊ जिला एमपी से निकलती है। सही आंसर आ जाएगा। बात समझ आ रही है? तो बिल्कुल सही मैच होना चाहिए एक एक बच्चे का। तो बात क्लियर हो गई यहां तक। तुलबुल के बाद मैं बात करूं यहां पर, तो किशन गंगा और उरी भी झेलम नदी पर है। किशन गंगा, याद करो बांध का नाम, किशन गंगा, किशन गंगा बेटा, और उरी, किशन गंगा और उरी प्रोजेक्ट भी यही है। उरी सर्जिकल स्ट्राइक से भी याद कर सकते हो। और आपको पता है ना, सलाल, सलाल बांध, एक बच्चे आपका बगलिहार बांध, बगलिहार, सलाल, बगलिहार और दुलहस्ती, ये भी जम्मू कश्मीर के बांध हैं। दुलहस्ती बांध ये भी जम्मू कश्मीर के हैं, पूछे जाते हैं बार बार। ये किस नदी पर है? तो ये बेटा चिनाब नदी पर है। किस पर है? चिनाब नदी पे है, याद करो थोड़ा सा, ठीक है ना भाई। चलो, सलाल, बगलिहार, दुलहस्ती, तुलबुल, किशनगंगा, उरी, ये किस पर है? झेलम नदी पर। जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर बच्चे चंबल नदी पे हैं, याद करिएगा थोड़ा सा। नदी तथा उनकी सहायक नदियों का मिलान करो। ट्रिब्यूटरीज पूछी जाती हैं, तो बताओ जल्दी से, नदी और उनकी सहायक नदियां कौन सी हैं? एक बार सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए जल्दी से। सभी बच्चे बताएंगे जल्दी से सही आंसर। सही आंसर आना चाहिए, किसकी कौन सी सहायक नदी है? देखो भाई, नर्मदा नदी कहां से निकलती है? अमरकंटक चोटी। अमरकंटक कहां पड़ता है? एमपी के अंदर, मध्य प्रदेश। महानदी सिहावा पहाड़ी। सिहावा पहाड़ी कहां है? छत्तीसगढ़ के अंदर है। उड़ीसा की सबसे बड़ी नदी है, उड़ीसा का शोक भी कहते हैं। गोदावरी नदी दक्षिण की गंगा और दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी भी है। त्रियंबक गांव, महाराष्ट्र, नासिक जिले से निकलती है। गंगा नदी उत्तरकाशी जिला उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। गंगोत्री से निकलती है और यह देश की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है बच्चे, आप सभी जानते हैं। और गोदावरी 1465 किलोमीटर लंबी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। इनकी ट्रिब्यूटरियों के बारे में बताओ, तो याद करो बच्चे। देखो भाई, गंगा नदी की कौन सी होंगी? राम गंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोशी, महानंदा, सोन, यमुना, ये गंगा की ट्रिब्यूटरी है। गोदावरी की कौन सी है बेटा? तो गोदावरी की है ए वाली, पेनगंगा, वेनगंगा, वर्धा, इंद्रावती, याद करो, इंद्रावती किसकी है? इसी की। मंजीरा किसकी है? इसी की है, मंजीरा। आगे बात करूं बच्चे महानदी की, तो बच्चे जोक और तेल होगा बेटा। ये जोक और तेल, जोक और तेल किसकी है? महानदी की सहायक नदी है। और भी है, एक पैरी है, पैरी नदी भी महानदी की है। हंसदेव भी किसकी है? हंसदेव भी महानदी की है। जोंक, तेल, हंसदेव बच्चे। और एक शिवनाथ भी इसी की सहायक नदी है, शिवनाथ। तो शिवनाथ, हंसदेव, पैरी, तेल, जोक, ये सभी महानदी की हैं। नर्मदा की कौन सी है बेटा? हालन, बंजार, तवा। और एक बच्चे बरना भी है, बरना, बरना भी इसी की सहायक नदी है, याद करो थोड़ा सा। तो हालन, बंजार, तवा, बरना, ये सभी नर्मदा की है। तो ये याद होना चाहिए आपको, पूछे जाते हैं प्यारे बच्चे। अगले प्रश्न पे चलते हैं, सही मिलान कीजिएगा। भारत की सबसे ऊंची चोटी, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, विश्व की सबसे ऊंची चोटी और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो जल्दी से बताएंगे सही आंसर क्या होगा। हंसदेव मतलब बेटा हंसना है आपको, तो पेपर जब भी करो और सामने क्वेश्चन आए तो हंस देना, क्योंकि ये तो पढ़ा हुआ है मेरा, इसे तो मैं फोड़ दूंगा। आवाज नहीं आ रही है, आएगी आवाज बेटा, कान और दिमाग इधर रखो दोनों, तो आवाज आएगी। क्या होगा करेक्ट आंसर? भारत की सबसे ऊंची चोटी बेटा कौन सी है? ये K2 या गॉडविन ऑस्टिन जिसे कहते हैं। ये किस रेंज में पड़ती है? काराकोरम श्रेणी के अंदर आती है, याद करो, काराकोरम के अंदर आती है। और बच्चे इसकी ऊंचाई कितनी है? तो आप सभी जानते हैं, 8611 मीटर। ये पीओके के अंदर स्थित है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। काराकोरम श्रेणी ट्रांस हिमालय का हिस्सा है, इसे एशिया की रीढ़ भी कहा जाता है। सियाचिन, बाल्टोरो, बियाफो, साल्टोरो, ये सभी ग्लेशियर भी बेटा काराकोरम रेंज के अंदर आते हैं। अब बच्चे कह रहे हैं विश्व की सबसे ऊंची चोटी बेटा माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी है? तो आपको पता है 8848 या 50 मीटर देखने को मिलेगी। माउंट एवरेस्ट नेपाल और तिब्बत की सीमा पर स्थित है।
नेपाल प्लस तिब्बत। नेपाल में बच्चे माउंट एवरेस्ट को क्या बोलते हैं? सागर माथा कहते हैं। क्या कहते हैं? सागर माथा कहते हैं। और तिब्बत के अंदर बच्चे, तिब्बत के अंदर इसका नाम चेमालुंगमा है। क्या है बच्चे? चेमालुंगमा। याद करो, चेमालुंगमा किसे बोलते हैं? माउंट एवरेस्ट को। वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है। इसकी ऊंचाई लगभग 2695 मीटर है। अनाईमुड़ी केरल राज्य के अंदर है। केरल की भी सबसे ऊंची चोटी है। यह पश्चिमी घाट पर्वत की भी सबसे ऊंची चोटी है। और बेटा अनाईमुड़ी अन्नाई मल्लाई की पहाड़ी के अंदर आती है। अन्नाई मल्लाई पहाड़ी के अंदर आती है अनाईमुड़ी चोटी। और आगे बचा हमारे पास भारत की सबसे ऊंची जो गई, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी बेटा कंचनजंगा भारत के अंदर हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। यह सिक्किम के अंदर स्थित है, सिक्किम राज्य में। और यह सिक्किम की भी सबसे ऊंची चोटी है। इसकी हाइट जो है बच्चे वो कितनी होती है? तो इसकी हाइट 8586 मीटर है, 8586 मीटर है। और यह विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है ना भाई? चलो भाई, बहुत अच्छे। आगे बात करें बच्चे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? सही मिलान कीजिएगा। कौन सा कैसा पर्वत है यह पूछा गया है। जल्दी से बताओगे सभी बच्चे, कौन सा पर्वत किस प्रकार का है? ठीक है ना भाई? चलो, बिल्कुल बिल्कुल भाई, और भी अच्छे से लिखूंगा, टेंशन क्यों ले रहे हो। तो अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चे, वलित पर्वत को बोलते हैं फोल्डेड माउंटेन। ब्लॉक पर्वत को बोलते हैं बच्चे आपका ब्लॉक माउंटेन। इसे हिंदी में भ्रंश पर्वत भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं बच्चे? भ्रंश पर्वत भी कहते हैं, भ्रंश पर्वत इसे। अवशिष्ट पर्वत को रेजिडुअल माउंटेन बोलते हैं। जवान मतलब यंगेस्ट माउंटेन रेंज कौन सी है? सबसे जवान पर्वत श्रृंखला। वलित पर्वत बेटा मोड़दार पर्वत को कहा जाता है, जिसमें मोड़ पड़े हुए हों, मोड़दार पर्वत, फोल्डेड माउंटेन। तो वलित पर्वत का एग्जाम्पल कौन सा है? हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत आप सभी जानते हैं विश्व का सबसे यंग पर्वत भी है। ब्लॉक पर्वत का एग्जाम्पल कौन सा है? सतपुड़ा पर्वत भ्रंश पर्वत का उदाहरण है। और सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? धूपगढ़ है। और धूपगढ़ कहां पड़ती है? एमपी के अंदर। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम आप सभी जानते हैं माउंट एवरेस्ट है बेटा। माउंट एवरेस्ट हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। अब बच्चे अवशिष्ट पर्वत रेजिडुअल माउंटेन या बचे कुचे पर्वत कहा जाता है अरावली को। अरावली को हम प्राचीन पर्वत भी कहते हैं। विश्व का सबसे प्राचीन, ओल्डेस्ट माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड, प्राचीन पर्वत भी कहा जाता है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम बेटा गुरु शिखर है। गुरु शिखर राजस्थान के अंदर स्थित है, माउंट आबू की पहाड़ियों में। और बच्चे सबसे जवान पर्वत श्रृंखला हिमालय की शिवालिक है। ठीक है ना भाई? शिवालिक सबसे जवान पर्वत श्रृंखला है। सबसे ऊपर कौन सा आता है? ग्रेटर हिमालयाज यानी कि महान हिमालय। फिर आता है बच्चे आपका लेशर हिमालय, लघु हिमालय। फिर आता है शिवालिक। इनमें से महान हिमालय जो है आपका यानी कि ग्रेटर हिमालय सबसे पहले बना। इसे हम हिमाद्री के नाम से भी जानते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? हिमाद्री कहते हैं ग्रेटर हिमालयाज को। फिर इसके बाद में मध्य हिमालय। मध्य हिमालय को आप सभी जानते हैं बच्चे आंतरिक हिमालय भी कहा जाता है। और इसके बाद शिवालिक आता है। तो शिवालिक सबसे छोटा है और सबसे जवान है। हिमालय के अंदर 3 पर्वत श्रृंखलाएं आती हैं और मध्य हिमालय की अलग अलग पर्वत चोटियां हैं यानी कि पर्वत रेंज हैं। जैसे कि मैं बात करूं पीर पंजाल पर्वत कहां है, तो आपसे पूछेगा पीर पंजाल पर्वत, तो आपका आंसर आएगा जम्मू कश्मीर के अंदर है। आपसे पूछे मेरे प्यारे दोस्त धौलाधर पर्वत कहां है, हिमाचल प्रदेश के अंदर है। आपसे पूछे बच्चे आपका मसूरी पर्वत कहां है, मसूरी पर्वत ये लघु हिमालय के या फिर मध्य हिमालय के भाग हैं। मसूरी या फिर नाग टिब्बा पर्वत, नाग टिब्बा, तो मसूरी या नाग टिब्बा पर्वत उत्तराखंड के अंदर स्थित है। अगर पूछे आपसे महाभारत पर्वत कहां है मेरे प्यारे बच्चे, तो महाभारत पर्वत नेपाल के अंदर कहा जाता है। किसे कहा जाता है? मध्य हिमालय को या फिर लघु हिमालय को। याद करो थोड़ा सा बेटा, मध्य हिमालय या लघु हिमालय को नेपाल में हम किस नाम से जानते हैं बच्चे? महाभारत पर्वत। और बच्चे माउंट एवरेस्ट को पूछे आपसे नेपाल में, तो सागर माथा के नाम से जानते हैं। तो ये सारी चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं
किस प्रकार का पीडीएफ कौन सा है, ठीक है ना। याद है ना, सब कुछ याद आ रहा होगा, बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न सीधे सीधे आपके एग्जाम में बनेंगे। एमपी की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ और सतपुड़ा पर्वत की भी सबसे ऊंची चोटी बेटा धूपगढ़ है। ये कह रहे पर्वत तथा उनकी सबसे ऊंची चोटी का मिलान कीजिएगा। पर्वतों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, जल्दी से बताओ। पर्वतों की सबसे ऊंची चोटी का मिलान कीजिए, बहुत पूछे जाते हैं। मैं कह रहा हूं सबसे ज्यादा अगर क्वेश्चन बनते हैं तो पहाड़ियों से बनते हैं बेटा, पर्वत पहाड़ी चोटी। सतपुड़ा पर्वत, याद करो बच्चे, सतपुड़ा पर्वत में 3 श्रृंखलाएं आती हैं, राजपीपला, महादेव और मैकाल। बच्चे महादेव पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़, धूपगढ़ कहां है, एमपी में, ये एमपी की भी सबसे ऊंची चोटी है। और बच्चे ये आपके सतपुड़ा पर्वत की भी सबसे ऊंची चोटी है। सतपुड़ा पर्वत के अंदर ही जो आपकी लास्ट में पर्वत श्रृंखला आती है, यानी कि राजपीपला, महादेव और मैकाल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जो पड़ती है उसे अमरकंटक कहते हैं। और अमरकंटक से 2 नदियों का उद्गम होता है, एक नर्मदा और एक बेटा आपका सोन। तो सोन और नर्मदा नदी कहां से निकलती है, अमरकंटक चोटी एमपी। अरावली सबसे पुराना पर्वत है, बुढ़ाऊ पर्वत है, बुढ़ा हो गया है, यह गुजरात से लेकर दिल्ली तक फैला हुआ है और इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, गुरु शिखर। बच्चे सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, धूपगढ़। गुरु शिखर कहां है, राजस्थान के अंदर है। और बच्चे धूपगढ़ चोटी कहां है, मध्य प्रदेश एमपी के अंदर है। नीलगिरी की पहाड़ी कहां है, जहां बच्चे पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट पर्वत मिलते हैं, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट पर्वत मिलते हैं, वहां पर नीलगिरी की पहाड़ियां, इनका विस्तार केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों में स्थित, 3 राज्यों में फैली है, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु। शांत घाटी, साइलेंट वैली, नीलगिरी की पहाड़ियों में ये बायोडायवर्सिटी के लिए फेमस है। और नीलगिरी की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है बेटा, डोडा बेटा। डोडा बेटा चोटी कहां स्थित है, तमिलनाडु के अंदर है। तमिलनाडु की भी सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेटा। तो बेटा डोडा बेटा किसकी है, नीलगिरी पहाड़ी की। विंध्य पर्वत कहां पड़ता है, विंध्य पर्वत मध्य प्रदेश में है। विंध्य पर्वत बच्चे आपका साउथ इंडिया, दक्षिण भारत और उत्तर भारत का विभाजन करता है। नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया को डिवाइड करता है। दक्षिण भारत और बच्चे उत्तर भारत का विभाजन कौन सा पर्वत करता है, विंध्य पर्वत। विंध्य पर्वत एमपी में है, इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट कलुमार कहां पर है, एमपी के अंदर है। कलुमार शिखर को ही हम सद्भावना शिखर भी कहते हैं, सद्भावना शिखर। तो सद्भावना शिखर किसका नाम है, इसी का नाम है बेटा माउंट कलुमार का। बात क्लियर है। तो विंध्य पर्वत या कौन सा पर्वत उत्तर और दक्षिण भारत का विभाजन करता है, विंध्य पर्वत कहां फैला है, मध्य प्रदेश के अंदर। और ध्यान रखना है इसके अंदर ही पन्ना माइंस आती हैं, पन्ना की खान है एमपी में, यानी कि किसके लिए फेमस है, डायमंड के प्रोडक्शन के लिए जानी जाती हैं। और दक्षिण भारत को बेटा हम प्रायद्वीपीय भारत भी कहते हैं, पेनिनसुलर इंडिया भी कहते हैं। और प्रायद्वीप का मतलब होता है ऐसा जमीन का भाग जो 3 तरफ से, 3 ओर से पानी से घिरा हो, 3 ओर जिसके पानी पानी हो, यानी कि आपने सुना होगा जिसके चारों तरफ पानी वो द्वीप होता है, ठीक है ना भाई। बेटा ये गुरु शिखर होगा, ये मैं बोल भी रहा हूं, ये टाइपिंग में हल्की सी मिस्टेक हो गई, शुरू लिख गया है गुरु को, तो इतना समझ जाया करो, ठीक है ना भाई। बहुत अच्छे, गजब एकदम। सभी बच्चों को अगर क्लास में मजा आ रहा है तो बेटा एक बार लाइक जरूर कीजिएगा। राज्य तथा उनकी सर्वोच्च चोटी का मिलान कीजिएगा, कौन सी किसकी सबसे, बेटा गुरु है बेटा, गुरु ही है, ठीक है ना, गुरु ही है, मैंने बोला भी गुरु ही है। आप ऐसे ऐसे परेशान मत हुआ करो, बिल्कुल ठीक है ना भाई। अगर मैं बात करूं बच्चे यहां से किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी, बेटा अगर ज्यादा चीजें सीखनी है तो थोड़ा स्पीड कम रखेंगे, फिर आगे स्पीड बढ़ा देंगे। यहां इंपोर्टेंट चीजें डिस्कस हो रही हैं। तो उत्तराखंड की बच्चे थुमजांग चोटी है, थुमजांग। तो बताओ महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी कल सुबह ही है, क्या होगा सही आंसर, ठीक है ना भाई, जल्दी से बताओ बच्चे। वेस्ट बंगाल की एक चोटी है, पश्चिम बंगाल की, बहुत पूछी जाती है, इसका नाम है संदकफू।
संदकफू कहां की सबसे ऊंची चोटी है बेटा? संदकफू ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पश्चिम बंगाल की। असम की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है बच्चे? असम की सबसे ऊंची चोटी है थमजांग शिखर, थमजांग चोटी। उत्तराखंड की नंदा देवी पर्वत, उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी। महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी है कलसुबई, कलसुबई को महाराष्ट्र का एवरेस्ट भी कहा जाता है। महाराष्ट्र का एवरेस्ट किसे कहते हैं बेटा? तो महाराष्ट्र का एवरेस्ट कलसुबई। और अरुणाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कांगटे है, कांगटे अरुणाचल प्रदेश की, नंदा देवी उत्तराखंड की है। संदकफू कहां की है बेटा? वेस्ट बंगाल की। हिमाचल प्रदेश की कौन सी सबसे ऊंची चोटी है? तो आपका आंसर आना चाहिए जी शिल्ला है, शिल्ला। शिल्ला कहां की सबसे ऊंची चोटी है? हिमाचल प्रदेश की। अगर आपसे पूछे बच्चे सिक्किम की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आप सभी जानते हैं कंचनजंगा है, जो विश्व की भी सबसे ऊंची चोटी है। कंचनजंगा कहां की है? सिक्किम की सबसे ऊंची चोटी है। अगर आपसे जम्मू कश्मीर राज्य की पूछे तो माउंट नन सबसे ऊंची चोटी है। माउंट नन कहां की है बेटा? तो ध्यान रखिएगा, यह जम्मू कश्मीर की है। केरल की सबसे ऊंची चोटी अभी पीछे बताई थी, जिसका नाम है अन्नाई मुड़ी। अन्नाई मुड़ी बच्चे केरल की सबसे ऊंची चोटी है। अगर तमिलनाडु की पूछे तो डोडा बेटा है। डोडा बेटा किसकी है बेटा? तो ध्यान रखिएगा बेटा, डोडा बेटा है तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी। एमपी की सबसे ऊंची चोटी मध्य प्रदेश की धूपगढ़ है, याद करो, धूपगढ़ चोटी एमपी की सबसे ऊंची चोटी है, याद रखना है, ठीक है ना। आगे बात करूं बच्चे अगले प्रश्न की, नदियों तथा उनके उद्गम स्थलों का मिलान कीजिए, कौन सी कहां से निकलती है? नर्मदा नदी बेटा, नर्मदा और ताप्ती क्या बनाती हैं? एस्चुरी का निर्माण करती हैं, ज्वार नदमुख बनाती है। ये दोनों नदी पश्चिम की ओर बहती हैं, अरब सागर में पानी गिराती है। ज्वार नदमुख का निर्माण करती है नर्मदा और ताप्ती नदी। गोदावरी नदी त्रियंबक गांव से निकलती है। त्रियंबक कहां पड़ता है बच्चे? महाराष्ट्र के अंदर, यहां से निकल के आती है। गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा भी कहते हैं, दक्षिण भारत की गंगा, याद करो गोदावरी नदी। कृष्णा नदी महाबलेश्वर चोटी महाराष्ट्र से, तो कृष्णा महाबलेश्वर महाराष्ट्र से निकलती है, महाराष्ट्र से निकलती है, याद करो बच्चे। कावेरी नदी का उद्गम ब्रह्मगिरी चोटी से होता है, जो कि कर्नाटक के अंदर है, कर्नाटक के अंदर स्थित है ब्रह्मगिरी चोटी। गोदावरी नदी त्रियंबक गांव से निकलती है महाराष्ट्र के। इसे बच्चे दक्षिण की सबसे लंबी नदी भी है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी, याद करो 1465 किलोमीटर लंबाई है। पेनगंगा, वेनगंगा, वर्धा, इंद्रावती, मंजीरा इसकी सहायक नदियां हैं। नर्मदा नदी का उद्गम बेटा अमरकंटक चोटी मध्य प्रदेश से होता है, पश्चिम की ओर बहती है, ज्वार नदमुख बनाती है, याद करो थोड़ा सा, ठीक है ना। तो अमरकंटक से नर्मदा के साथ और कौन सी नदी निकलती है? सोन नदी का भी उद्गम होता है। मिलान कीजिएगा, दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है? दक्षिण भारत की गंगा तिब्बत में सांगपो के नाम से किसे जानते हैं? बांग्लादेश में पद्मा किसे कहा जाता है? बिहार का शोक कौन सी नदी है? तो बेटा बिहार का शोक, या फिर आपसे पूछे रास्ता बदलने के लिए कौन सी नदी फेमस है? रास्ता बदलने के लिए कौन सी नदी प्रसिद्ध है? तब आपका आंसर आना चाहिए बच्चे कोशी नदी, गंगा की सहायक है, रामगंगा कोशी, याद होगा। आगे बात करूं, बांग्लादेश में पद्मा किसे कहते हैं बेटा? गंगा नदी को कहा जाता है। और बांग्लादेश के अंदर बेटा जमुना किसे कहते हैं? जमुना, तो जमुना कहते हैं बच्चे ब्रह्मपुत्र नदी को, ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। दक्षिण भारत की गंगा कौन सी है बेटा? गोदावरी नदी है। और ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में क्या बोलते हैं बच्चे? ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में शांगपो कहा जाता है, और बांग्लादेश में जमुना। तो आपको पता है ना, जैसे ही ब्रह्मपुत्र नदी निकल के आती है, कहां से निकलती है? आप सभी जानते हैं चेमा युंगडुंग हिमनद से। इसे तिब्बत के अंदर बोलते हैं शांगपो नदी। जब ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो इसे कहा जाता है दिहांग नदी, दिहांग नदी। और जब ये असम में प्रवेश करती है तो इसका नाम पड़ जाता है ब्रह्मपुत्र। और जब ये बच्चे बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसका नाम पड़ जाता है जमुना नदी। इसकी लंबाई है 2900 किलोमीटर। इसकी सहायक नदी कौन सी है? तो याद होगा आपका धनसिरी, शुभनसिरी, तिस्ता, धनशिरी। एक है बच्चे आपकी सुभनशिरी, सुभनसिरी, एक है बच्चे तिस्ता, और एक है बच्चे आपकी मानस,
याद करो थोड़ा सा, तिस्ता, मानस, दिबांग, ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। बड़ी लंबी चौड़ी नदी है ब्रह्मपुत्र आपकी। बताओ आगे, राज्य तथा जलप्रपातों का मिलान कीजिएगा। वाटरफॉल बच्चे, राज्यों और जलप्रपातों का मिलान कीजिए। जलप्रपात मतलब बच्चे झरने। किस राज्य का इंपोर्टेंट झरना कौन सा है? देखो भाई, जोंग को हम गर्शोप्पा या फिर महात्मा गांधी भी कहते हैं। याद करो थोड़ा सा, गर्शोप्पा या फिर महात्मा गांधी के नाम से भी इसे जानते हैं। जोंग, गर्शोप्पा या महात्मा गांधी। तो जोंग जलप्रपात बच्चे कहां पड़ता है आपका? कर्नाटक के अंदर है जोंग जलप्रपात। ये किस नदी पर है? शरावती नदी पर है। शरावती नदी पर है, बहुत पूछा जाता है। होगे नक्कल जलप्रपात तमिलनाडु के अंदर है बेटा। किस नदी पर है? कावेरी नदी पर स्थित है। कावेरी नदी पर स्थित है। बरेही पानी दुध बांग्ला नदी पर स्थित है और ये उड़ीसा के अंदर आता है। किस नदी, कहां आता है बेटा? उड़ीसा के अंदर आता है। चित्रकूट जलप्रपात को बच्चे हम नियाग्रा जलप्रपात भी कहते हैं और ये छत्तीसगढ़ के अंदर है। नियाग्रा, नियाग्रा के नाम से भी इसे जाना जाता है। नियाग्रा नाम से भी इसे जानते हैं और ये इंद्रावती नदी पर स्थित है। किस नदी पर है? इंद्रावती नदी पर स्थित है। याद रखनी है, बहुत इंपोर्टेंट है। ठीक है ना? तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसका मैच हो गया है बिल्कुल अच्छे तरीके से। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? ठीक है ना भाई? अगला प्रश्न बच्चे, ऐसा कोई सेक्टर मेरा द्वारा छोड़ा गया नहीं है कि जहां से क्वेश्चन ना हो। चाहे नदियां हो, चाहे बांध हो, चाहे दर्रे हो, हर जगह से प्रयास किया गया है कि बच्चे हर क्वेश्चन इंपोर्टेंट उठाया जाए जो भी कहीं पूछा गया है। इसमें बेटा ऐसा नहीं है कि लेके बस किताब से कॉपी मारा लेके आ गए। बच्चे इस पे मेहनत है और आपको दिख रही होगी कि भाई एक एक क्वेश्चन इंपोर्टेंट है एग्जाम के लिए। बताओ अगले क्वेश्चन का। थोड़ा स्लो पढ़ाइए बेटा, बिल्कुल स्लो चल रहे हैं। कोचिकल जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात भी कहा जाता है। भारत का सबसे ऊंचा, हाईएस्ट वाटरफॉल कौन सा है? तो कोचिकल है। तो आपको समझ में आ रहा होगा, कोचिकल जलप्रपात वाराही नदी पर स्थित है। किस राज्य में है कोचिकल बेटा? कर्नाटक स्टेट के अंदर है, कर्नाटक राज्य में है। शिव समुद्रम जलप्रपात बच्चे, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है? शिव समुद्रम, बताओ जल्दी से। ये धुआंधार, धुआंधार जलप्रपात बेटा नर्मदा नदी पर है। और बच्चे ये मध्य प्रदेश के अंदर है। यही एक जलप्रपात और है जिसका नाम है कपिल धारा। कपिल धारा जलप्रपात, ये भी जबलपुर के पास मध्य प्रदेश में ही बहता है बच्चे, यानी कि एमपी के अंदर नर्मदा नदी बनाती है। दूध सागर जलप्रपात मांडवी नदी बनाती है। कहां बनाती है? गोवा के अंदर बनाती है। और बच्चे शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित है और यह कर्नाटक राज्य के अंदर आता है। कहां है? कर्नाटक राज्य के अंदर है शिव समुद्रम वाटरफॉल। बहुत इंपोर्टेंट है। ठीक है ना भाई? बहुत ही इंपोर्टेंट है। ज्वारी सॉरी बच्चे, सॉरी। ठीक है ना? ज्वारी और मांडवी नदियां, तो ज्वारी और मांडवी नदी कहां बहती है? गोवा के अंदर। पेरियार नदी कहां बहती है? केरला के अंदर। शरावती कहां बहती है? कर्नाटक के अंदर। तो ये सारी चीजें बड़ी इंपोर्टेंट हैं। ठीक है ना भाई? आगे बात करूं बच्चे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? गलत विकल्प का चयन कीजिए। गलत विकल्प, इनमें से कौन सा विकल्प गलत है? सर्वाधिक तटीय सीमा वाला राज्य गुजरात है बेटा, बिल्कुल सही है। लगभग 1250 किलोमीटर है। अगर मैं बात करूं बच्चे, एक कह रहे हैं जोंग सबसे ऊंचा। बच्चे कुचिकल सबसे ऊंचा है, जोंग सबसे ऊंचा नहीं है। एसएससी ने पूछा गया क्वेश्चन। अगर मैं बात करूं सबसे ज्यादा तटीय सीमा वाले 3 राज्य कौन से हैं, तो G80 याद करो। गुजरात, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, इनकी तटीय सीमा सबसे ज्यादा है। ठीक है ना? इसके बाद में बात करूं सबसे कम तटीय सीमा किसकी है बेटा? गोवा राज्य की तटीय सीमा सबसे कम है। तो सबसे कम तटीय सीमा वाला राज्य गोवा है। भारत की तटीय सीमा कितनी है बेटा? 6100 किलोमीटर है। द्वीप समूह, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स को भी इंक्लूड कर लिया जाए तो तटीय सीमा 15200 किलोमीटर है। बेटा ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि द्वीपों को मिलाकर तटीय सीमा 7516.6 किलोमीटर है। आप सभी बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं द्वीपों को शामिल करके कोस्टलाइन कितनी है? 7516.6। 15200 किलोमीटर क्या है? भारत का लैंड बॉर्डर है।
स्थलीय सीमा है बेटा। स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, लैंड बॉर्डर कितना है मेरे प्यारे दोस्त, तो आपका आंसर आना चाहिए, तो वो हो जाएगा आपका बच्चे 15,200 किलोमीटर। तो चौथा ऑप्शन गलत है बिल्कुल। सबसे ज्यादा तटीय सीमा वाले 3 राज्य गुजरात, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। भारत के 9 राज्य तटीय सीमा बनाते हैं और 4 यूनियन टेरिटरी, 4 यूटी। यूटी का मतलब केंद्र शासित प्रदेश। बात समझ में आ रहा है, बताया है सब कुछ, तो याद करिएगा थोड़ा सा। आगे बात करें अगले प्रश्न की। गलत विकल्प का चयन कीजिए। गलत कौन सा है बच्चे, ठीक है ना भाई, गलत कौन सा विकल्प है जल्दी से बताएंगे। ये कह रहे हैं डंकन पास कहां है, डंकन पास याद करो, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप बताए हैं आपको। तो मैंने आपको बताया था कि बच्चे भारत का दक्षिणी भाग है और इस दक्षिणी भाग के अंदर इधर पड़ती है बंगाल की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी में है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 572 द्वीप हैं और बच्चे मैंने आपको बताया था कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह अराकान योमा पर्वत का भाग है। अराकान योमा पर्वत का भाग है। अराकान योमा किसे कहते हैं बेटा, तो याद करो थोड़ा सा, हिमालय पर्वत को ही म्यांमार में अराकान योमा कहा जाता है। और इधर पड़ता है बच्चे आपका अरब सागर। अरब सागर, अरब सागर की बात करूं तो अरब सागर में लक्षद्वीप समूह आपका पड़ता है। इसके अंदर 36 द्वीप आते हैं और ये प्रवाल भित्ति, कोरल रीफ के द्वारा बना है। प्रवाल भित्ति के द्वारा इसका निर्माण हुआ है। कोरल रीफ को बेटा मूंगा जीव भी कहते हैं, मूंगा जीव भी कहा जाता है। कई बार तो आसान क्वेश्चन यही पूछा गया है कि लक्षद्वीप कहां स्थित है, अरब सागर में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहां स्थित है, बंगाल की खाड़ी में। ऐसे प्रश्न भी पूछे गए हैं। बात समझ में आ रहा है ना। यहां श्रीलंका है, नीचे श्रीलंका। आप जानते हो कि पाक जलडमरू श्रीलंका को इंडिया से अलग करता है। अब पूछ रहे डंकन पास, तो मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, DSL, ठीक है ना भाई, याद होगा। D फॉर डंकन, S फॉर साउथ, L फॉर लिटिल, यानी कि डंकन पास साउथ और लिटिल के बीच में है। यानी कि दक्षिणी अंडमान, यानी कि साउथ अंडमान मतलब दक्षिणी अंडमान, और लिटिल का मतलब बेटा छोटा या लघु, लघु अंडमान को अलग करता है। यानी कि बिल्कुल सही बात कह दी है, ठीक है ना भाई। दूसरा कह रहा है 10 डिग्री चैनल, तो बेटा 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार द्वीप को अलग करता है। यह बिल्कुल सही बात कह दी, कतई सही है ये तो। आगे बात करूं बच्चे आपसे, पाक जलडमरू मध्य, पाक स्ट्रेट भारत और पाकिस्तान को अलग करते हैं, कतई गलत बात कह दी। पाक जलडमरू तो बेटा भारत और श्रीलंका को अलग करते हैं, भारत प्लस श्रीलंका को अलग करते हैं। आप सभी जानते हो पाक की खाड़ी को और बच्चे मन्नार की खाड़ी को जोड़ता है पाक जलडमरू। 8 डिग्री चैनल मालदीव को और बच्चे मिनिकॉय को अलग करता है। बिल्कुल सही कह दिया। आपको पता है मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि भैया मामी, मामी यानी कि मालदीव, और बच्चे ली, मामी मतलब, मामी का मतलब मी मतलब मिनिकॉय, तो मामी मतलब 8 डिग्री चैनल, तो याद होगा ना मामी। और बेटा 9 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल भी मैंने आपको बताया था, यह भी पूछा जाता है। 9 डिग्री चैनल किसके बीच में है, याद करो थोड़ा सा, 9 डिग्री चैनल किसके बीच में है, तो बच्चे ये आपका लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में है। लक्षद्वीप और मिनिकॉय को अलग करता है, लक्षद्वीप और मिनिकॉय को अलग करता है आपका 9 डिग्री चैनल। बात समझ में आ रही है। सारे चैनल मैंने एक जगह लिख दिए हैं, ध्यान से देख लेना है। आगे बात करूं बच्चे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, सही मिलान कीजिएगा। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट मिलान है, तो कर दो सही मिलान। क्या है आपसे, क्या पूछा गया है, पूछा गया है अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताओ। ये कह रहा है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, तो आप सभी जानते हैं विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप है। माजुली द्वीप कहां पड़ता है बेटा, असम के अंदर। कौन सी नदी बनाती है, ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है, ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है माजुली द्वीप को। याद कर लो थोड़ा सा। अंडमान निकोबार द्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है बेटा, आप सभी जानते हैं सैडल चोटी नाम है उसका। और सैडल चोटी किस द्वीप पर स्थित है, तो नॉर्थ अंडमान यानी कि उत्तरी अंडमान पर स्थित है, उत्तरी अंडमान द्वीप पर स्थित है। उत्तरी अंडमान, नॉर्थ अंडमान पर स्थित है। और बच्चे अंडमान निकोबार की राजधानी जिसका नाम है पोर्ट ब्लेयर,
पोर्ट ब्लेयर जहां है वहीं पर आपकी बच्चे एक जेल भी है जिसका नाम है सेलुलर जेल। एग्जाम में पूछी गई है कई बार कि सेलुलर जेल जिसे काला पानी की सजा कहते थे, ये पोर्ट ब्लेयर और सेलुलर जेल किस द्वीप पर है? तो बच्चे साउथ अंडमान, दक्षिणी अंडमान द्वीप पर स्थित है, याद रखिएगा। आगे पूछा गया है बच्चे कि भारत का सबसे दक्षिणी पॉइंट जो है बेटा जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट, भारत का सबसे दक्षिणी पॉइंट, ये कितने डिग्री अक्षांश पे है? 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड, उत्तरी अक्षांश पे। ये किस द्वीप पर स्थित है? महान निकोबार द्वीप, ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 2 ज्वालामुखी भी हैं, एक का नाम है बैरन द्वीप। बैरन द्वीप बेटा एक सक्रिय ज्वालामुखी है, द्वीप है, और एक है बेटा आपका नारकोंडम जो कि प्रक्षुप्त ज्वालामुखी है। नारकोंडम ज्वालामुखी, नारकोंडम के बारे में भी आपने सुना होगा। तो नारकोंडम और बैरन ये अंडमान निकोबार द्वीप के 2 ज्वालामुखी हैं। बात समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया, गजब बच्चे एकदम। आगे बात करूं अगले प्रश्न की, राज्य और उनके तटों के नाम को मिलान कीजिएगा। राज्य और उनके तट, तटीय राज्यों के अलग अलग नाम होते हैं, तो मैंने आपको बताया हुआ भी है, थोड़ा सा याद करो बच्चे। कौन सा है? देखो सारे इंपोर्टेंट हैं, पूछे गए हैं। तमिलनाडु के तट को बेटा क्या बोलते हैं? तमिलनाडु का तट कोरोमंडल तट कहलाता है, कोरोमंडल। केरल के तट को बेटा मालाबार तट कहते हैं, माला जपो केरल में, ठीक है ना भाई। और उड़ीसा के तट को बेटा उत्कल तट कहते हैं। इसका प्राचीन नाम कलिंग था, और आप सभी जानते हैं कि कलिंग के बारे में जीडी 2021 में भी प्रश्न बना है। और कर्नाटक के तट का नाम बच्चे कन्नड़, या फिर इसे हम कनारा तट भी कहते हैं, कनारा तट भी इसे कहा जाता है। आप ये भी बहुत अच्छे तरीके से जानते हो। आप मुझे कमेंट करके बताओ कि बच्चे आपका महाराष्ट्र और गोवा के तट का नाम क्या है? महाराष्ट्र और गोवा के तट को किस नाम से जानते हैं? जल्दी से कमेंट करना है। महाराष्ट्र और गोवा के तट को किस नाम से जाना जाता है? जल्दी से बताएंगे, ठीक है ना भाई। बहुत अच्छे, बहुत सारे बच्चों का आंसर आना स्टार्ट हो गया। कोंकण तट कहां का है? कोंकण, तो भैया कोंकण तट है महाराष्ट्र और गोवा का, कोंकण तट। और काठियावाड़ का मैदान कहां का है बेटा? गुजरात का। गुजरात के तट का नाम क्या है? काठियावाड़ मैदान, यानी कि काठियावाड़ तट कहां का है? तो आपका आंसर आना चाहिए गुजरात का। बात समझ में आ रही है? सारी चीज। उत्तरी सरकार तट कहां का है? आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश के तट को उत्तरी सरकार, नर्दन सरकार तट के नाम से भी जानते हैं। तो उत्तरी सरकार तट कहां का है बच्चे? आंध्र प्रदेश का तट है उत्तरी सरकार तट। गजब एकदम। आगे बात करूं अगले प्रश्न की, सीमा रेखा तथा देशों का मिलान कीजिए। किस देश की सीमा रेखा कौन सी है? आप सभी जानते हैं बच्चे कि मैकमोहन रेखा कब खींची गई थी? 1914 में। ये किस किस के बीच है? इंडिया और चाइना, भारत और चीन। चीन एकदम बदतमीज पड़ोसी देश बच्चे। आप अपने दोस्त बदल सकते हो लेकिन अपने पड़ोसी नहीं बदल सकते हो। जो पड़ोसी मिले हैं आपके घर के पास हो चाहे आपके देश के पास हो, वो आपको अगर बदतमीज हैं तो परेशान करेंगे, ठीक है ना। तो बार बार हमारा चाइना के साथ आपने देखा होगा कि डिस्प्यूट होता रहता है, क्योंकि डोकलाम हो, अरुणाचल प्रदेश हो, कहीं भी हो, तो ये आपने देखने को मिला होगा। रेड क्लिफ रेखा 1947 में ड्रॉ की गई थी सर रेड क्लिफ के द्वारा। ये किस किस के बीच है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच में है। अगर मैं बात करूं डुरंड रेखा 1893 में ड्रॉ की गई थी बच्चे। ये भारत और अफगानिस्तान के बीच ड्रॉ की गई, लेकिन प्रेजेंट में ज्यादा किसके बीच आती है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच। अगर मैं बात करूं मैगिनोट बोलो या मैगिनेट बोलो, तो बेटा ये जो रेखा ड्रॉ की गई थी फ्रांस और जर्मनी के बीच ड्रॉ की गई थी। तो ये 4 की 4 आपको पता होनी चाहिए। आप समझ में आ रही है? चलो आगे बात करूं बच्चे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है झील तथा राज्यों का मिलान कीजिए। तो भैया जल्दी से बताएंगे, सभी इंपोर्टेंट झील हैं आपकी। कोलेरू झील, कोलेरू झील पूछ रहा है आपसे। चिल्का झील कहां है बेटा? चिल्का झील उड़ीसा के अंदर है। ये कैसी झील है? लैगून झील है। और मैंने आपको बताया था कि लैगून झील खारे पानी की झील होती है। तो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का है। लोकटक झील कहां है बच्चे? तो लोकटक झील मणिपुर में है। इसमें एक तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है केबुल लामजाओ।
केबुल लाम जाओ, केबुल लाम जाओ नेशनल पार्क मणिपुर की लोकटक झील के अंदर है, याद करो थोड़ा सा। लोनार झील महाराष्ट्र के अंदर है, इसका निर्माण बच्चे ज्वालामुखी के क्रेटर द्वारा हुआ है, क्रेटर से बनी है, क्रेटर, क्रेटर से बनी है तो इसे क्रेटर झील कहते हैं। और कोलेरू झील कहां है बच्चे? आंध्र प्रदेश के अंदर है, और ये एक डेल्टा झील है, डेल्टा। और याद करो एक झील बताई थी मैंने, पुलिकट झील भी आंध्र प्रदेश में है, पुलिकट झील भी आंध्र प्रदेश के अंदर है। और पुलिकट झील आंध्र प्रदेश के अंदर श्री हरिकोटा द्वीप स्थित है, श्री हरिकोटा द्वीप पुलिकट झील आंध्र प्रदेश में, जहां से इसरो अपने सतीश धवन लॉन्चिंग पैड से सैटेलाइट लॉन्च करता है। आगे कह रहे झीलों तथा राज्यों का सही मिलान कीजिए। अंशुपा झील, तो बेटा जहां पर चिल्का झील है, एसएससी ने पूछा है अंशुपा झील को, तो जहां चिल्का झील है वहीं तटीय क्षेत्र में अंशुपा झील है। तो अंशुपा झील कहां है? उड़ीसा के अंदर। अष्टमुदी और एक झील और पूछा जाता है, वेम्बानाड, वेम्बानाड झील भी कहां है? अष्टमुदी और वेम्बानाड केरल के अंदर है। और केरल की जो लैगून झील होती है बेटा, केरल की जो लैगून झील होती है उन्हें हम कयाल कहते हैं, कयाल। तो कयाल किसे कहा जाता है? केरल की लैगून झील को। एक तशोंगमो झील मेघालय के अंदर है, मीठे पानी की झील है, बड़ी इंपोर्टेंट झील है। और पेंगोंग लेक लद्दाख में है, इस पर भारत और चीन का डिस्प्यूट चलता रहता है पेंगोंग झील के ऊपर, ठीक है ना भाई। और एक आपने सुना होगा जिसका नाम है कांवर झील, कांवर, कांवर झील कहां है बताओ? कांवर झील बच्चे आपकी पड़ती है बिहार के अंदर, कांवर। ये क्यों इंपोर्टेंट है? तो बेटा ये ऑक्सबो लेक है, ऑक्सबो लेक। एक्सबो लेक का मतलब होता है, मैंने आपको बताया था, इसे झाड़न झील भी कहते हैं, इसे हम झाड़न झील या फिर इसे हम बच्चे विसर्प झील, विसर्प, विसर्प मतलब नदी जब पर्वतों से उतरती है तो सांप की तरह चलती है, और ये झाड़न झील का निर्माण करती है, विसर्प झील बनाती है। इसे हम ऑक्सबो लेक भी या मियंडर लेक भी कहते हैं, मियंडर लेक। कांवर सबसे बड़ी ऑक्सबो लेक है बिहार के अंदर। और एक सुना होगा मेरे प्यारे बच्चे आपने, सांभर झील, सांभर झील, राजसमंद झील, पुष्कर झील। सांभर कहां की है? सांभर का मतलब जिसमें नमक हो। बेटा गांव में कहते हैं ना थोड़ा सांभर और डाल दे, बेटा सांभर कैसे डलेगा? नमक डलेगा, सांभर मतलब नमक। तो सांभर झील राजस्थान की है, यह हमारे देश की सबसे ज्यादा खारे पानी की झील है। आगे बात करूं बच्चे आपसे, झीलों तथा विशेषताओं का मिलान कीजिएगा। झील और उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दिए गए हैं, उनको मैच कर दो, उनका मिलान कर दो बच्चे, ठीक है ना भाई। चलो आगे बात करूं बच्चे, एक सेकंड, एक सेकंड, हाँ हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी। तशोंगमो लेक बेटा यह जो आपकी होगी सिक्किम में होनी चाहिए, तशोंगमो, तशोंगमो सिक्किम में होनी चाहिए बच्चे, तशोंगमो। तो यहां सिक्किम कर देना आप, ठीक है ना, सिक्किम, मेघालय नहीं, सिक्किम, ठीक है ना भाई। हाँ चलो ठीक है, आगे बात करें बच्चे अगले प्रश्न की। झीलों तथा विशेषताओं का मिलान कीजिए। सबसे बड़ी लैगून झील बेटा कौन सी है? चिल्का झील। सबसे बड़ी खारे पानी की झील कहां पड़ती है? उड़ीसा के अंदर। जल्दी से मिलान करवाओ मेरे साथ आप सभी, उड़ीसा के अंदर है। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील वुलर झील, वुलर झील कहां है? जम्मू कश्मीर में। डल झील भी कहां है बेटा? डल झील, तो डल झील भी यहीं पर है। अगर नाग नागिन से जुड़ी हुई झील पूछे तो वो भी सब जम्मू कश्मीर के अंदर है। भारत की सबसे लंबी झील वेम्बानाड झील कहां पड़ती है? वेम्बानाड केरल के अंदर। अष्टमुदी भी कहां है? केरल के अंदर। और बच्चे तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क किसमें है? लोकटक झील में। कहां है लोकटक झील? मणिपुर के अंदर है, याद करो थोड़ा सा, मणिपुर के अंदर, ठीक है ना भाई। तो ये सही मैच हो गया आपके सामने, बिल्कुल करेक्ट हो गया, बहुत बढ़िया, एकदम गजब, सभी बच्चों का आंसर आ रहा है। आगे बात करूं, दर्रों के साथ राज्यों का मिलान कीजिएगा। दर्रे पूछे गए तो याद करो, ट्रिक के साथ दर्रे पढ़ाए मैंने आपको। लिपुलेख दर्रा, लिपुलेख दर्रा, लिपुलेख बेटा याद करो थोड़ा सा, मैंने आपको बताया था कि जो हमारा नेपाल है ना वो आजकल चाइना की शरण में ज्यादा जा रहा है, चाइना के साथ ज्यादा मित्रता बढ़ा रहा है। तो भारत कह रहा है नेपाल से मान जा, 5 का लिख दूंगा मुंह पे मुक्का मार के। तो नीति, माना और लिपुलेख बेटा,
नीति दर्रा, माना दर्रा, नीति माना और लिपुलेख दर्रा ये कहां पड़ते हैं? ये उत्तराखंड के अंदर हैं। पेंसिला दर्रा, पेंसिला दर्रा, खारदुंगला दर्रा ये लद्दाख के दर्रे हैं। नाथुला, मैंने आपको बताया नाथूराम गॉडसे जेल गए, तो नाथुला और जेलेपला दोनों कहां पड़ते हैं? सिक्किम के अंदर पड़ते हैं, नाथुला जेलेपला। रोहतांग दर्रा मैंने आपको बताया था हिमालय पर बड़ी शिपकली रहती है, तो बच्चे रहती से रोहतांग, बड़ी से बाड़ा लाचला, शिपकली से शिपकिला दर्रा, तो बाड़ा लाचला, शिपकिला और रोहतांग याद करो थोड़ा सा तो आपकी समझ में आ जाएगा कहां के हैं, हिमाचल प्रदेश के दर्रे हैं। आगे बात करूं प्यारे दोस्त, दर्रों का सही मिलान कीजिएगा। कौन सा दर्रा सिक्किम को चीन से जोड़ता है? तो बेटा जो सिक्किम में होगा वही सिक्किम को चीन से जोड़ेगा। तो मैंने आपको बताया नाथूराम जेल गए, कहां? सिक्किम, तो नाथूला और जेलेपला, तो सिक्किम का दर्रा कौन सा है? नाथूला सिक्किम का दर्रा है। तो ये सिक्किम को किससे जोड़ेगा? ये सिक्किम को चीन के तिब्बत से जोड़ता है, तिब्बत की राजधानी लहासा। बात क्लियर है? सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है, किससे करती है बच्चे? शिपकिला दर्रे से। S4 शिपकिला, S4 सतलज, दोनों को जोड़ता है शिपकिला दर्रा। शिपकिला दर्रा कहां पड़ता है? तो आपका आंसर आना चाहिए हिमाचल प्रदेश में शिपकिला दर्रा। कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए प्रयोग में लाया जाता है लिपुलेख दर्रा, कहां है बेटा? उत्तराखंड में। नीति मांझा लिख दूंगा 5 का, उत्तराखंड का लिपुलेख दर्रा। अटल सुरंग किसमें स्थित है? अटल टनल, तो बेटा रोहतांग दर्रे के अंदर स्थित है। और रोहतांग पास कहां है? हिमाचल प्रदेश के अंदर है, जिसमें अटल टनल स्थित है। ठीक है ना भाई? तो बात क्लियर हो गई होगी, सारे मैच कर दिए होंगे। क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में, छोड़ के नहीं आना है बच्चे। गलत विकल्प का चयन कीजिएगा। गलत विकल्प कौन सा है? 4 ऑप्शन। भारत का अक्षांशीय विस्तार दिया गया है, लैटिट्यूडनल एक्सपेंशन 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेके 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक है, बिल्कुल करेक्ट है। और भारत का बच्चे अगर मैं देशांतरीय विस्तार की बात करूं तो आप सभी बेहतर तरीके से जानते हैं कि भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री और 25 मिनट ईस्ट तक जाता है। ये आपका लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन है। भारत का पश्चिमी बिंदु, ये कह रहे हैं गौर मोती या गुहार मोती है, बिल्कुल सही है। आप सभी जानते हैं कि भारत का जो उत्तरी बिंदु है वो इंदिरा कौल है, जो लद्दाख के अंदर स्थित है। इंदिरा कौल। दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी तमिलनाडु में, पश्चिमी बिंदु गुहार मोती और पूर्वी बिंदु अरुणाचल प्रदेश का वालंगू किबुथु। भारत का दूरस्थ दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार द्वीप पर। तो बेटा ये भी करेक्ट हो गया। ये कह रहे हैं अरुणाचल प्रदेश में सर्वप्रथम सूर्य उदय होता है। अरुणाचल प्रदेश देश का सबसे पूर्वी राज्य है, इसलिए इसमें सबसे पहले सूर्य उदय होगा। सबसे लास्ट में उदय होता है गुजरात में। अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के समय में 2 घंटे का अंतर देखने को मिलता है। इसका मतलब यह भी प्रश्न बिल्कुल सही कह दिया है। तो गलत कौन सा होगा बच्चे? भारत की मानक समय रेखा, जो भारत की IST है, स्टैंडर्ड टाइम लाइन है, वो बच्चे कह रहे हैं गुजरात से गुजरती है। तो बेटा गुजरात से नहीं गुजरती है, ये 5 राज्यों से होकर जाती है। वो 5 राज्य कौन से हैं? तो भैया ध्यान रखिएगा, यूपी के, आपको पता है ये यूपी के नैनी से होकर गुजरती है, तो यूपी के नीचे MP से जाती है। MP के बाद मैं बात करूं तो बच्चे छत्तीसगढ़ से जाती है, फिर ये बच्चे उड़ीसा से जाती है, और उड़ीसा के बाद बच्चे आंध्र प्रदेश से जाती है, ये गुजरात से नहीं जाती है। भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? तो आपका आंसर आना चाहिए 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत की मानक समय रेखा कहा जाता है। भारत की मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। और मेरे प्यारे बच्चे, भारत का समय ग्रीनविच के समय से कितना आगे है? 5 घंटे 30 मिनट आगे है, याद रखिएगा। ठीक है ना भाई? आगे बात करें बच्चे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहे हैं गलत विकल्प का चयन करो। ये कह रहे भारत का क्षेत्रफल विश्व का 2.4% है, 2.4% है, और क्षेत्रफल के मामले में बेटा भारत का स्थान वर्ल्ड में 7th प्लेस पे है, 7वां नंबर है। बिल्कुल सही बात कह दी। सबसे बड़ा देश रूस है,
ठीक है ना। रुक चीन अब आया भारत, याद होगा। जनसंख्या में विश्व का 17.5% भारत में रहती है, और बच्चे जनसंख्या के मामले में हम दूसरे नंबर पे, बड़े मेहनती प्राणी रहते हैं हमारे देश में जो खूब ही जनसंख्या बढ़ाते हैं। ठीक है ना भाई। आगे बात करें, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से जाती है। मित्र पर घमछा झार, आपको बताया था एग्जाम में कर्क रेखा से भी प्रश्न बन जाता है। तो कौन कौन से राज्यों से गुजरती है कर्क रेखा, याद करो थोड़ा सा। तो मैंने आपको बताया था गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, 8 राज्यों से कर्क रेखा जाती है। बिल्कुल सही है। भारत के 12 राज्य तटीय सीमा पर स्थित हैं। बेटा यह बात गलत है। भारत के 9 राज्य और 4 यूनियन टेरिटरी तटीय सीमा बनाते हैं। 4 यूटी, 4 केंद्र शासित प्रदेश, जिसमें सबसे ज्यादा तटीय सीमा वाले 3 राज्य G80, गुजरात, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु हैं। सबसे कम तटीय सीमा गोवा की है। तो बेटा क्या होगा, चौथा ऑप्शन जो है बच्चे वो अलग हो जाएगा, गलत हो जाएगा। गलत मैच बताइए। भारत की स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर है। बिल्कुल सही कह दिया। सबसे लंबी स्थलीय सीमा, लैंड बॉर्डर भारत का पाकिस्तान के साथ लगता है। सिक्किम केवल वेस्ट बंगाल के साथ सीमा साझा करता है। बिल्कुल सही बात है। भारत और भूटान के बीच बेटा 4 राज्य सीमा साझा करते हैं। तो बेटा बिल्कुल सही कह दिया, 4 राज्य सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से भूटान के बीच, एक सिक्किम हो गया, एक वेस्ट बंगाल हो गया, पश्चिम बंगाल, एक बेटा असम हो गया, असम, और एक हो गया बच्चे आपका अरुणाचल प्रदेश। ये 4 राज्य सीमा साझा करते हैं सिक्किम और भूटान के बीच में। सिक्किम केवल मतलब वेस्ट बंगाल से सीमा साझा करता है, बिल्कुल एक ही राज्य से लगती है सिक्किम की सीमा। तो बच्चे आपको पता है कि भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा यानी कि पाकिस्तान के साथ नहीं है, किसके साथ है, बांग्लादेश के साथ है। बांग्लादेश के साथ भारत अपनी 4096 किलोमीटर सीमा साझा करता है, और सबसे कम बच्चे 106 किलोमीटर अफगानिस्तान के साथ सीमा साझा करता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त आपका, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है ना। तो बचपन में भूत या बचपन में एमबीए आपने पढ़ा होगा, तो बच्चे उसी से क्रम पूरा आपको पता चल जाता है। गलत विकल्प का चयन कीजिएगा। पूर्वी घाट पर्वत और पश्चिमी घाट पर्वत का मिलान बिंदु पर नीलगिरी की पहाड़ी स्थित है। जंक्शन ऑफ ईस्टर्न घाट माउंटेन एंड वेस्टर्न घाट माउंटेन, दोनों जहां मिलते हैं नीलगिरी की पहाड़ी है। नीलगिरी की पहाड़ी में एक टोडा जनजाति भी रहती है बेटा, टोडा। ये भी एसएससी जीडी ने क्वेश्चन पूछा है, टोडा जनजाति। इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम डोडा बेटा है, डोडा बेटा। और आप ये भी जानते हैं कि यहीं पर शांत घाटी स्थित है, शांत घाटी। और यहीं पर बच्चे ऊटी पर्यटक स्थल है, ऊटी या फिर ऊटक मंडल तमिलनाडु का। तो बिल्कुल सही ऑप्शन है बेटा ए कि ये है ऐसा। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है बच्चे, तो महेंद्रगिरी है। महेंद्रगिरी पूर्वी घाट पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, उड़ीसा के अंदर है। पश्चिमी घाट पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम, तो आपका आंसर आना चाहिए अनाईमुड़ी। अनाईमुड़ी केरला के अंदर है, केरल में है अनाईमुड़ी चोटी। ये पश्चिमी घाट पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। पश्चिमी घाट पर्वत का एक नाम सह्याद्री भी है, सह्याद्री। बेटा सह्याद्री पश्चिमी घाट को बोलते हैं, हिमाद्री महान हिमालय को कहते हैं। और महेंद्रगिरी चोटी कहां पड़ती है बेटा, उड़ीसा के अंदर पड़ती है, उड़ीसा के अंदर महेंद्रगिरी। नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच सतपुड़ा पर्वत स्थित है। बिल्कुल गजब कह दिया बेटा, बहुत सही है। नर्मदा नदी सतपुड़ा पर्वत के नॉर्थ में है और ताप्ती नदी बच्चे सतपुड़ा पर्वत के साउथ में। नर्मदा नदी कहां से निकलती है, अमरकंटक चोटी से निकलती है मध्य प्रदेश में। और ताप्ती नदी मुल्ताई पहाड़ी से निकलती है, एमपी की मुल्ताई पहाड़ी मध्य प्रदेश से निकल के आती है ताप्ती नदी। गारो खासी जैंतिया की पहाड़ी मेघालय में है। बिल्कुल सही बेटा, साथ के साथ ध्यान रखना है मिकिर पहाड़ी और रेगमा पहाड़ी, मिकिर और रेगमा पहाड़ी बच्चे असम के अंदर स्थित हैं, असम में स्थित हैं। ठीक है ना। और खासी पहाड़ियों के ऊपर ही बच्चे माशिन राम स्थित है, माशिन राम, माशिन राम। और मेघालय की राजधानी बच्चे शिलोंग बच्चे, वो भी खासी पहाड़ियों के अंदर स्थित है, शिलोंग।
माशिनराम में सबसे ज्यादा वर्षा प्राप्त होती है, आप सभी जानते हैं। ये गारो खासी जयंती मेघालय की जनजातीय भी है। पश्चिमी घाट पर्वत उत्तर तथा दक्षिण भारत का विभाजन करता है। गलत बात कह दी बच्चे, विंध्य पर्वत उत्तर तथा दक्षिण भारत का विभाजन करता है। विंध्यान माउंटेन, विंध्य पर्वत मध्य प्रदेश, कलुमार चोटी या सद्भावना शिखर बच्चे विंध्य पर्वत का सबसे ऊंचा है। ठीक है ना भाई। चलो, वर्ल्ड झील कहां है बेटा? वर्ल्ड की झील वर्ल्ड में ही है, ऐसा थोड़ी ना भारत में आ जाएंगी। झील तो जहां है वहीं होंगी, लेकिन वर्ल्ड की झील कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। आज इंडियन ज्योग्राफी के ऊपर क्लास ले रहे हो आप सभी, तो बेटा थोड़ा सा समझा करो कि आपका अध्यापक पढ़ा क्या रहा है। आपको पता ही नहीं है कि क्या पढ़ा रहे हैं गुरुजी। आप अपना एंजॉय में लगे हुए बीच में आके, गुरुजी अपना एंजॉय कर रहे हैं पढ़ाते पढ़ाते। अरे तो भाई सीखना है चीजों को, तो ये सीख लिया करो कि क्या चीज डिस्कस हो रही है। हर चैप्टर से क्वेश्चन है और सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना भाई। चलो, और बेटा पीडीएफ मिल जाएगी, परेशान मत होइएगा, लेकिन क्लास लेना जरूरी है, क्योंकि बच्चे जितनी चीजें मैं यहां बता रहा हूं समझा के, उतना पीडीएफ पढ़ने से याद नहीं होगा। तो इसलिए क्लास ये बहुत मेहनत से तैयार की गई है, तो आप इसे जरूर पढ़िएगा और यहां से क्वेश्चन मिलेंगे आपके एग्जाम में, ये वादा है। ठीक है ना। ऐसा ही नहीं है कि बस समय जाया नहीं हो रहा है, ये चीजें पूरा रिवीजन दे रही हैं और आपको फील भी आ रहा होगा कि भैया हर जगह से रिवीजन चल रहा है। दो नदियों के बीच की जो जमीन होती है बेटा, उसे हम दोआब कहते हैं। दोआब, दो नदियों के बीच का क्षेत्र दोआब कहलाता है। विस्ट दोआब व्यास और सतलज नदी के बीच में है, बिल्कुल सही बात है। बारी दोआब बच्चे रावी और व्यास नदी के बीच है। रचना दोआब चिनाब और रावी के बीच में, बिल्कुल सही। और ये जीडी 2021 में भी पूछा गया प्रश्न है। ये कह रहा है चाज दोआब, चाज को बेटा छज भी कहते हैं, छज या चाज दोआब, ये सिंधु और झेलम नदी के बीच में। तो भैया नहीं, ये ऑप्शन गलत है। चज दोआब जो है बच्चे, वो झेलम और चिनाब के बीच में है, झेलम और चिनाब नदी के बीच में है आपका छज या चाज दोआब। तो सिंधु और झेलम के बीच में सिंधु सागर दोआब है। कौन सा है बेटा? सिंधु सागर दोआब, सिंधु सागर दोआब स्थित है। आप सभी जानते हैं कि सिंधु नदी बच्चे कहां से निकलती है, तो एक जगह पड़ती है जिसका नाम है बोखरचू, मानसरोवर झील के पास बोखरचू ग्लेशियर से निकलती है। इसकी लंबाई 2880 किलोमीटर है। ये तिब्बत से निकल के आती है। तिब्बत इसके बाद कहां जाती है? भारत के लद्दाख में जाती है और फिर ये बच्चे पाकिस्तान चली जाती है। पाकिस्तान की राष्ट्रीय नदी भी है। सिंधु जल समझौता 1960 में हुआ, वर्ल्ड बैंक ने कराया। इसके अनुसार भारत सिंधु नदी का 80% पानी तो यूज करेगा पाकिस्तान, और भारत बेटा 20% पानी इस्तेमाल कर सकता है इंडिया। और आप सभी जानते हैं कि बच्चे झेलम चिनाब रावी व्यास सतलज किसकी सहायक नदी है? सिंधु की सहायक नदी है। कुछ सहायक नदियां ऊपर से भी आती हैं, इसकी ऊपरी साइड से। ठीक है ना भाई, तो उन्हें भी ध्यान रखना है, जैसे कि नुब्रा, हुंजा, जास्कर, गिलगित, ये इसकी ऊपर से आने वाली सहायक नदियां हैं। आगे बात करूं बच्चे आपसे, गलत विकल्प का चयन कीजिएगा। देव प्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा नदी मिलती हैं। 5 प्रयाग बताए थे, तो बेटा गंगा नदी कहां से निकलती है? आप सभी जानते हैं, आप कहते हो कि गंगा नदी तो बच्चे उत्तरकाशी जिले में एक आपका क्या है, हिमनद है, जिसका नाम है गंगोत्री हिमनद। गंगोत्री से एक्चुअल में गंगा नदी निकलती ही नहीं है। गंगा नदी कई सारी नदियों को मिलाकर बनती है। तो भैया देव प्रयाग में जब भागीरथी और अलकनंदा का संगम होता है, तो बेटा नदी का नाम क्या पड़ जाता है? गंगा पड़ जाता है। तो गंगा नाम कहां पड़ता है गंगा नदी का? तो आप जानते हैं देव प्रयाग में, बहुत पूछे जाते हैं प्रयाग। और बच्चे गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर। भारत के कितने राज्यों से बहती है? 5 राज्यों से होकर बहती है। यूपी में सबसे ज्यादा प्रवाहित होती है। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम होता है, बिल्कुल सही बात है। गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री हिमनद से होता है, बिल्कुल सही बात है। गंगा नदी व कृष्णा नदी सुंदरबन डेल्टा बनाती हैं, बिल्कुल गलत बात है। गंगा और बेटा ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी मिलकर सुंदरबन डेल्टा बनाती हैं, और सुंदरबन डेल्टा बेटा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, लार्जेस्ट डेल्टा ऑफ द वर्ल्ड। तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा भी है। ये कहां है? बंगाल की खाड़ी के अंदर आता है, और यहां पर मैंग्रोव वनों की अधिकता देखने को मिलती है। मैंग्रोव वनों में ही बंगाल टाइगर और सुंदरी वन पाए जाते हैं, ध्यान रखिएगा।
ठीक है ना भाई। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती हैं, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आगे बात करें, नदियों के किनारे स्थित शहरों का मिलान कीजिए। जैसे कि आपने सुना होगा कि भैया आगरा, मथुरा, दिल्ली यमुना नदी के किनारे, यमुना नदी को खुला नाला या कालिंदी के नाम से जानते हैं। यमुना नदी गंगा की ट्रिब्यूटरी है, सबसे लंबी वाली, ठीक है ना। यमुना की भी कुछ सहायक नदियां हैं, जैसे कि आपने सुना हो चंबल, सिंध, बेतवा, केन, टॉन्स और हिंडन। बेटा हिंडन भी यमुना की है। अब ये कह रहा है कि बच्चे कौन सा, बच्चे कैसे मिलान कीजिएगा। देखो चंबल नदी किसकी सहायक नदी है, यमुना की सहायक है, यमुना की सहायक है, यमुना की चंबल नदी। और चंबल की भी कुछ सहायक हैं, जैसे कि काली, सिंध, बनास, पार्वती, शिप्रा, ये चंबल की सहायक है। चंबल नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के मऊ जिले से एक जना पाऊ की पहाड़ी है, जना पाऊ की पहाड़ी से होता है, आप ये भी जानते हैं। चंबल बीहड़ों का निर्माण करती है और अवनलिका अपर्दन करती है, रेत के टीले बना देती है। चंबल के डाकू इसी में रहते थे। तो बच्चे राजस्थान का शहर है कोटा, वो किस नदी के किनारे है, चंबल नदी के किनारे। महानदी को आप सभी जानते हैं बेटा, कहां का शोक है, ये उड़ीसा का शोक कहलाती है। और महानदी सिहावा पहाड़ी से निकलती है, और सिहावा पहाड़ी कहां पड़ता है मेरे बच्चे, तो ये छत्तीसगढ़ के अंदर है सिहावा पहाड़ी। तो भैया ये इसके किनारे कौन सा होगा, उड़ीसा का प्रसिद्ध शहर कौन सा है, तो बच्चे कड़क शहर किसका है, कटक शहर किसका है, उड़ीसा का। और ये किसके किनारे है, महानदी। लखनऊ बेटा यूपी की राजधानी लखनऊ गोमती नदी के किनारे, गोमती गंगा की ट्रिब्यूटरी है, आप जानते हैं। और नासिक महाराष्ट्र का शहर है, गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। नासिक महाराष्ट्र और गोदावरी नदी के बारे में सभी बच्चे जानते हैं, कहां से निकलती है, कौन सा इसका सारा खेल है। चंबल का डाकू मैं हूं बेटा, चंबल का डाकू। अब तैयारी कर रहे हो तुम पुलिस की, आर्मी की, और बन रहे हो डाकू। कैसी 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 सोचते हो, डाकू नहीं बनना है बेटा, डाकुओं को पकड़ना है। ये कह रहा बांध तथा राज्यों का मिलान कीजिएगा। मैंने आपको बताया था सलाल, बगलिहार, दुलहस्ती चिनाब नदी पर स्थित है परियोजना, जम्मू कश्मीर की परियोजना है सलाल, बगलिहार, दुलहस्ती। किशनगंगा, तुलबुल और उरी ये भी जम्मू कश्मीर की है, लेकिन ये झेलम नदी पर स्थित है। जायकवाड़ी बांध ये जम्मू कश्मीर का है। जायकवाड़ी परियोजना गोदावरी नदी पर स्थित है, महाराष्ट्र में। याद करो थोड़ा सा, निजाम सागर बांध, निजाम सागर बांध बच्चे तेलंगाना के अंदर है, मंजीरा नदी पर। और इदुक्की कैसा बांध है, ये एक आर्क डैम है, चापाकार बांध है, चाप के आकार का। तो पेरियार बांध, इदुक्की बांध बेटा केरल की पेरियार नदी पर है, याद करिएगा, ठीक है ना भाई। चलो बहुत बढ़िया, गजब एकदम, सभी बच्चों को बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है, सभी बालकों का। तो आगे बात करें बच्चे अगले प्रश्न की, सही मिलान कीजिएगा। कौन सा राज्य किस फसल का सबसे टॉप प्रोड्यूसिंग में आता है। जैसे कि मैं बात करूं इलायची, या फिर आपसे पूछे मसाले के उत्पादन में, मसालों के उत्पादन में, या फिर आपसे पूछे बेटा नारियल के उत्पादन में, नारियल। तो भैया कौन सा राज्य, चाहे पूछे आपसे रबड़ के उत्पादन में, रबड़ का भी उत्पादन वही करता है। तो आंसर क्या आएगा, इलायची, इलायची के उत्पादन में सभी के में केरला हो जाएगा। तेज पत्ता वगैरह ये सभी चीजें केरल में। जूट का उत्पादन बेटा सबसे ज्यादा आप जानते हैं कि कहां होता है, वेस्ट बंगाल में। सरसों यानी कि मस्टर्ड तेल वाली फसल बेटा कौन सा होगा, राजस्थान। मोटे अनाज का भी उत्पादन राजस्थान करता है, जैसे कि बाजरा वगैरह। कॉफी के उत्पादन में बेटा कर्नाटक पहले नंबर पे है। चाय के उत्पादन में, चाय के उत्पादन में असम पहले नंबर पर है, असम। दालों के उत्पादन में, दलहन के उत्पादन में बच्चे कौन सा स्टेट पहले है, एमपी, मध्य प्रदेश दाल सबसे ज्यादा उगाता है। बच्चे गन्ने के उत्पादन में यूपी, गेहूं के उत्पादन में यूपी, और बच्चे मैं बात करूं आपसे आलू के उत्पादन में यूपी। तो इन मामले में यूपी पहले नंबर पे आता है, ध्यान रखिएगा। चलो भाई आगे बात करूं मेरे प्यारे दोस्त आपसे, अगला प्रश्न, गलत विकल्प का चयन कर दीजिएगा। क्रांति दी गई है, 6 पॉइंट दिए, इंपोर्टेंट है सारी। येलो रेवोल्यूशन, पीली क्रांति बेटा तेल उत्पादन, तिलहन उत्पादन से जुड़ी हुई है, मस्टर्ड से, बिल्कुल सही बात है। श्वेत क्रांति के पापा कहते हैं डॉक्टर वर्गीज कुरियन, याद करो डॉक्टर वर्गीज कुरियन, डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। और श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से जुड़ी हुई है, इसे हम ऑपरेशन
ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जानते हैं, ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी इसे जाना जाता है। यह 1970 में स्टार्ट हुई थी, ज्यादा पूछ लेता है। 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाते हैं। सिल्वर फाइबर क्रांति कपास से जुड़ी हुई है, कॉटन के प्रोडक्शन से। गोल्डन फाइबर जूट के प्रोडक्शन से जुड़ी हुई है। हरित क्रांति, हरित क्रांति खाद्यान्न फूड क्रॉप्स के उत्पादन से जुड़ी हुई है। 1966-67 में यह स्टार्ट हुई थी। और बच्चे आप सभी जानते हैं इसमें नए बीजों का इस्तेमाल किया गया, सिंचाई की सुविधा पर ध्यान दिया गया। बच्चे अगर मैं बात करूं आपसे नीली क्रांति, तो बच्चे ये गलत है। नीली क्रांति मत्स्य पालन यानी कि मछली के उत्पादन से जुड़ी हुई है, मछली पालन से संबंधित है, मछली के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए की गई थी। तो फिर बेटा चमड़ा उत्पादन से कौन सी जुड़ी हुई है? चमड़े से मुझे कमेंट करके बताओ, जल्दी से बताओ। चमड़े से बताना है क्या होगा करेक्ट आंसर। और हरित क्रांति के पापा कौन है? एम.एस. स्वामीनाथन का कहा जाता है। भारत में हरित क्रांति के पापा किसे कहा जाता है बच्चे? एम.एस. स्वामीनाथन, एम.एस. स्वामीनाथन को बोलते हैं। और वर्ल्ड में किसे कहा जाता है? नॉर्मन बोरलॉग को, नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है, बोरलॉग। और नॉर्मन बोरलॉग कहां के रहने वाले थे? यूएसए के रहने वाले थे। लेकिन ये प्रयोग कहां कर रहे थे? मैक्सिको के अंदर। और मैक्सिको से ही हरित क्रांति स्टार्ट हुई थी, आप सभी ये बात भी जानते हैं। तो चमड़े के उत्पादन से जुड़ी हुई है भूरी क्रांति। कौन सी बच्चे? भूरी वाली क्रांति। भूरी क्रांति किससे जुड़ी हुई है? चमड़ा उत्पादन से जुड़ी हुई है। यह बात आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है। इसे ब्राउन रेवोल्यूशन भी कहा जाता है। आगे बात करूं आपसे, सही मिलान का चयन कीजिएगा। सही मिलान, भूरी भूरी बिल्कुल गजब बच्चे, भूरी। आगे बात करूं बच्चे आपसे, सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य। तो साक्षरता मतलब जो देश के पढ़े लिखे लोग हैं उन्हें साक्षर कहा जाता है, पढ़ने लिखने में सक्षम हो। 73% रही है लगभग हमारी साक्षरता ओवरऑल कंट्री की, आपको बताए थे। और लगभग इसमें मेल की जो रही है, मेल की वो 80.9% रही है। मेल मतलब पुरुषों की। फीमेल की साक्षरता की बात करूं बच्चे, तो कितनी रही है फीमेल की साक्षरता? 64.6%, 64.6% फीमेल महिलाओं की। सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है बच्चे? तो केरल है। केरल की साक्षरता बड़ी तगड़ी रही है, यानी कि 93.9% केरल की साक्षरता है। न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य बच्चे, बिहार के लोग कम पढ़े लिखे हैं थोड़ा सा, 61.8% देखने को मिली है। अगर मैं बात करूं सर्वाधिक साक्षरता वाला यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश, तो बेटा लक्षद्वीप हो जाएगा। लगभग 91.8% इसकी साक्षरता रही है। और दादर नगर हवेली बेटा सबसे कम साक्षरता वाला यूनियन टेरिटरी है, इसकी साक्षरता 61.8% देखने को मिलती है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, मैंने सारी चीजें कवर करने की यहां कोशिश की है। ठीक है ना भाई? चलो भाई, आगे बात करूं बच्चे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? सही मिलान कीजिए सर्वाधिक लिंगानुपात। देखो लिंगानुपात को बोलते हैं बेटा सेक्स रेशियो। 1000 पुरुषों पर उपस्थित महिलाओं की संख्या को बोलते हैं बच्चे आपका यानी कि लिंगानुपात, सेक्स रेशियो। अगर ओवरऑल इंडिया की बात करूं तो मैं भारत में 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं उपस्थित हैं, यानी कि लिंगानुपात कितना है? 943, 943 महिलाएं हैं, 1000 पुरुष हैं। ये ओवरऑल है मेल फीमेल का देश के अंदर लिंगानुपात। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है बच्चे? केरल है। केरल में बच्चे कितने हैं? 1084, 1084, यानी कि महिलाएं हैं 1000 पुरुष पर। न्यूनतम लिंगानुपात बेटा किसका है? हरियाणा का है, आप सभी जानते हैं 879। ठीक है ना? कितना है? 879, यानी कि महिला है 1000 पुरुष पर। बाकी कैसे होंगे? यानी कि बच्चे कुंवारे रह जाएंगे लड़के। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है बच्चे? तो पुदुचेरी होना चाहिए। कौन सा होना चाहिए? पुदुचेरी। 1037 है। महिलाएं कितनी है? पुरुषों से 37 महिलाएं ज्यादा हैं। और दमन दीव की बात करूं तो सबसे कम इसका लिंगानुपात है, यानी कि ये 618 लिंगानुपात है दमन दीव का। बात समझ में आ रही ना? 618 केवल। आगे बात करूं बच्चे अगले प्रश्न की, कह रहे हैं आपसे सही मिलान कीजिएगा। जनसंख्या घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी कहा जाता है जो प्रत्येक वर्ग किलोमीटर, प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या।
प्रत्येक वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले लोगों की संख्या को क्या कहते हैं बच्चे? यानी कि जनसंख्या घनत्व, ओवरऑल देश का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। 382 ओवरऑल पूरे कंट्री का था, औसत औसत घनत्व। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है बच्चे? तो बिहार है, बिहार, यानी कि पहले का डी हो जाएगा। बिहार का जनसंख्या घनत्व 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। और बच्चे न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो अरुणाचल प्रदेश था। 17 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर था बच्चे, 17 व्यक्ति रहते थे प्रति वर्ग किलोमीटर में। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला यूनियन टेरिटरी दिल्ली में बेटा जनसंख्या भरी पड़ी है, 11,320 इसका रहा है प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला यूटी है अंडमान निकोबार, इसका था बच्चे 46 व्यक्ति, 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 46 लोग रह रहे हैं प्रति वर्ग किलोमीटर जमीन के अंदर, ठीक है ना? तो ये सही मैच और सही चीज याद होनी जरूरी है। आगे बात करें, खनिज तथा संबंधित खान का सही मिलान कीजिए। यूरेनियम की खान कौन सी है? तो भैया यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध खान जो है, प्रसिद्ध माइंस जादूगोड़ा है। जादूगोड़ा झारखंड के सिंहभूम जिले में है। आप सभी जानते हैं यूरेनियम को मेटल ऑफ हॉफ के नाम से भी जाना जाता है। बच्चे लौह अयस्क की खान कौन सी है? बेलाडीला। कहां है? छत्तीसगढ़ के अंदर। यूरेनियम की एक खान और भी है, तुमला पल्ले। तुमला पल्ले, तुमला पल्ले बच्चे कहां की है? ये आपकी आंध्र प्रदेश की। और आंध्र प्रदेश सबसे ज्यादा यूरेनियम का उत्पादन करता है। आंध्र प्रदेश। लोहे का उत्पादन कौन करता है बेटा? उड़ीसा करता है, उड़ीसा। और चांदी का उत्पादन कौन करता है बेटा? राजस्थान। सीसा और जस्ता के साथ मिलती है चांदी, तो राजस्थान की जावर खान जो है, सीसा जस्ता के साथ यहां चांदी पाई जाती है। और तांबे का सबसे ज्यादा अभी उत्पादन कर रहा है एमपी, मध्य प्रदेश, कॉपर। और खेतड़ी राजस्थान का किसके लिए फेमस है? तांबे के उत्पादन के लिए, ठीक है ना भाई? एक कह रहा है चांदी का खेतड़ी, बेटा तांबे के लिए है खेतड़ी राजस्थान का, ठीक है ना? तो और चांदी के लिए है जावर खान, और कर्नाटक के कोलार और हट्टी से भी निकलती है। तो याद रखिएगा, गलत नहीं करना है। आगे बात करूं प्यारे बच्चे आपसे, खनिज तथा शीर्ष उत्पादक राज्य का मिलान कर दीजिएगा। अभ्रक का सबसे ज्यादा उत्पादन कौन करता है? क्रोमाइट का सबसे ज्यादा उत्पादन कौन करता है? तांबे का सबसे ज्यादा उत्पादन कौन करता है? सोने का कौन करता है? सोना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको पता है ना, कर्नाटक के अंदर 2 माइंस हैं, ठीक है ना, जिसका नाम है, एक तो कर्नाटक का कोलार, केजीएफ मूवी देखी होगी, कोलार प्लस हट्टी। कोलार और हट्टी कहां की माइंस हैं बच्चे? कर्नाटक की। सोने का उत्पादन करता है। एक रामागिरी माइंस है आंध्र प्रदेश की। तांबे का उत्पादन बच्चे एमपी कर रहा है, लेकिन भंडार में राजस्थान आगे है। अगर मैं बात करूं बच्चे माइका, अभ्रक के उत्पादन में बच्चे आंध्र प्रदेश आगे है। अभ्रक, माइका और क्रोमाइट के मामले में उड़ीसा आगे है। तो ये राज्यों का एक सही क्रम मैंने आपको बताया है। और आपको पता है ना, पन्ना माइंस किसके लिए फेमस है? पन्ना माइंस एमपी के अंदर है। यहां हीरा निकाला जाता है, हीरा, हीरा निकाला जाता है, डायमंड निकाला जाता है। और बच्चे आपको एक और चीज बताई थी मैंने, एक हीरा गोलकुंडा की खान से भी प्राप्त हुआ है, जो कि आंध्र प्रदेश के अंदर है, कोहिनूर हीरा। ये कह रहा है लौह इस्पात उद्योग तथा संबंधित राज्य का मिलान कीजिए कि कौन सा उद्योग कहां स्थित है। जल्दी से आंसर आना चाहिए बच्चे। अगर मैं बात करूं दुर्गापुर की, तो दुर्गापुर उद्योग कहां पर है आपका? आयरन स्टील इंडस्ट्री, पश्चिम बंगाल के अंदर है दुर्गापुर। अगर मैं बात करूं बच्चे राउरकेला कहां पर है? राउरकेला उड़ीसा के अंदर है बेटा, उड़ीसा। बोकारो कहां है? झारखंड के अंदर। तो बचा एक सलेम आयरन स्टील प्लांट, तमिलनाडु के अंदर है। दुर्गापुर की स्थापना यूके यानी कि ब्रिटेन के सहयोग से की गई। राउरकेला की स्थापना जो की गई बच्चे जर्मनी के सहयोग से की गई। एग्जाम में पूछा जाता है किसके सहयोग से हुई। और बच्चे बोकारो की स्थापना रूस के सहयोग से की गई। साथ के साथ मैं आपको और बता दूं कि एक भिलाई और है, भिलाई आयरन स्टील प्लांट। भिलाई कहां है? तो भिलाई है बच्चे आपका, ये रूस की सहायता से स्थापित किया गया। भिलाई पड़ता है छत्तीसगढ़ के अंदर। और टाटा आयरन स्टील कंपनी, टिस्को की स्थापना, टिस्को की स्थापना 1907 में जमशेदपुर झारखंड में रतन टाटा के द्वारा की गई। जमशेदपुर झारखंड के अंदर, जमशेदपुर झारखंड के अंदर है टिस्को।
ठीक है ना भाई। और पहला आयरन स्टील प्लांट देश में कहां लगाया गया? कुल्टी, वेस्ट बंगाल, कुल्टी पश्चिम बंगाल के अंदर। बंदरगाह यानी कि पोर्ट और संबंधित राज्य, कौन सा बंदरगाह किस राज्य का है, एक बार मिलान कर दीजिएगा, इसका जल्दी से बताना है। ठीक है ना भाई, क्या होगा करेक्ट आंसर? सर मेरा आज पेपर है। बेटा कौन सा पेपर है आज? तो कुल्टी वेस्ट बंगाल में पहला आयरन स्टील प्लांट स्थापित किया गया। इससे अलग मैंने आपको हिंडाल्को, नाल्को, बाल्को जो एल्यूमिनियम कंपनी है उनके बारे में भी बताया है, तो उन्हें एक बार जरूर देखकर जाइएगा। ठीक है ना भाई। आगे बात करूं मैं आपसे बंदरगाह, यानी कि यहां पोर्ट दिए गए हैं आपके, और यहां एक साइड में स्टेट दिए गए हैं, राज्य दिए गए हैं। कांडला बंदरगाह, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, एन्नौर बंदरगाह, पारादीप बंदरगाह। तो ये बात थोड़ी सी आपको ध्यान रखनी है और आंसर करना है। ठीक है ना भाई। तो क्या होगा करेक्ट आंसर? पारादीप बंदरगाह आप सभी जानते हैं कहां पर है बच्चे? उड़ीसा के अंदर है। एन्नौर बंदरगाह बच्चे कहां पर है? एन्नौर बंदरगाह तमिलनाडु के अंदर है, एन्नौर बंदरगाह। ठीक है ना भाई। एन्नौर कहां पर है बच्चे? तमिलनाडु के अंदर है एन्नौर बंदरगाह। जवाहरलाल नेहरू को नाहवा शेवा के नाम से भी जानते हैं, नाहवा शेवा पोर्ट। ठीक है ना भाई, नाहवा शेवा। तो ये कहां है? मुंबई के अंदर है। कांडला बंदरगाह एक ज्वारीय बंदरगाह है, ज्वारीय टाइडल पोर्ट है, ज्वारीय बंदरगाह है। ये कहां पर है बच्चे? तो ये गुजरात के अंदर है। इससे अलग कोचीन बंदरगाह पूछे आपसे, कोचीन कहां है? तो कोचीन बंदरगाह बच्चे केरल के अंदर है, केरला के अंदर है। इससे अलग तूतीकोरिन पूछे, तूतीकोरिन, तूतीकोरिन तो आपका आंसर आना चाहिए तूतीकोरिन है तमिलनाडु के अंदर। आपसे पूछे हल्दिया बंदरगाह कहां है बच्चे? हल्दिया बंदरगाह वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल के अंदर है। मरमा गांव आपसे पूछे, मरमा गांव बंदरगाह कहां है? तो बच्चे गोवा के अंदर है। अगर आपसे पूछे न्यू मंगलौर बंदरगाह कहां है? न्यू मंगलौर बंदरगाह कहां है? तो आपका आंसर आना चाहिए बच्चे कर्नाटक के अंदर है, न्यू मंगलौर बंदरगाह। ठीक है ना। तो इंपोर्टेंट पोर्ट है सारे के सारे। आगे बात करूं अगले प्रश्न की, कह रहे राज्य तथा हिल स्टेशन का सही मिलान कीजिए। हिल स्टेशन बेटा जहां घूमने जाते हैं, जहां पहाड़ी हो, पहाड़ों के बीच में शहर हो। ठीक है ना। तो बताएंगे, ये पूछे गए हैं एसएससी के द्वारा और पूछे जाते हैं। आपको पता है कि कर्नाटक का कुर्ग प्रसिद्ध है। कुर्ग कहां है? कर्नाटक के अंदर है, कुर्ग हिल स्टेशन। मुन्नार हिल स्टेशन कहां है बच्चे? मुन्नार हिल स्टेशन कहां है? तो मुन्नार है बेटा आपका केरला के अंदर। साइलेंट वैली भी केरला के अंदर है। डलहौजी कहां है? धर्मशाला, डलहौजी, कुल्लू मनाली। ठीक है ना, सुने होंगे आपने। दरिंग बाड़ी, दरिंग बाड़ी कहां है बेटा? तो दरिंग बाड़ी है उड़ीसा के अंदर। ये इंपोर्टेंट हिल स्टेशन है जो आपको याद रखने हैं। ठीक है ना। कशोल वशोल ये सारी चीजें बताई हैं, तो इन सभी चीजों को बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। आगे बात करूं प्यारे बच्चे, अगला प्रश्न कह रहा है राज्य तथा हिल स्टेशनों का सही मिलान कीजिएगा। कलिम्पोंग वेरी इंपोर्टेंट, कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है कलिम्पोंग से। ऊटी, ऊटी उटक मंडल तमिलनाडु के अंदर है, याद करो ऊटी कहां है? तमिलनाडु। कुद्रेमुख बेटा कर्नाटक का कुद्रेमुख पश्चिम बंगाल के अंदर है। कलिम्पोंग, एक सेकंड, ऊटी, ऊटी तमिलनाडु। तो बच्चे तमिलनाडु कोई सा लगा दो, तमिलनाडु इसके सामने, सामने वाला लगा दिया। कोडाई कनाल हिल स्टेशन भी तमिलनाडु में है, जो अनाई मुड़ी के बगल में एक पहाड़ी है, पालनी की पहाड़ी में स्थित है। पालनी पहाड़ी, पालनी पहाड़ी भी कहां पड़ती है बच्चे? पालनी पहाड़ी भी तमिलनाडु के अंदर है, और यहीं पर है आपका बच्चे यानी कि कोडाई कनाल। कुद्रेमुख हिल स्टेशन कहां है? कर्नाटक के अंदर। कलिम्पोंग कहां है बेटा? वेस्ट बंगाल के अंदर। सीधा सीधा मैच कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, सीधा सीधा मैच है। ठीक है ना भाई। बहुत अच्छे, सभी बच्चों का मैच हो गया होगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, नंदी पहाड़ी एक फेमस है, नंदी पहाड़ी। नंदी पहाड़ी हिल स्टेशन कहां है? तो आपका आंसर क्या आना चाहिए बच्चे? वो भी कर्नाटक के अंदर है, नंदी पहाड़ी। आगे बात करूं बच्चे अगले का, ये कह रहा है पहाड़ी तथा संबंधित राज्य का मिलान कीजिएगा। अजंता की पहाड़ी कहां है? बाबा बुदन पहाड़ी कहां है? कैमूर पहाड़ी कहां है? शेवाराय पहाड़ी कहां है?
तो मैंने आपको बताया बेटा कि शेवाराव की पहाड़ी जो पड़ती है वो तमिलनाडु के अंदर पड़ती है। आपसे पूछे कि पालनी की पहाड़ी कहां है, तमिलनाडु के अंदर। कैमूर पहाड़ी ये विंध्य पर्वत का पूर्वी भाग है, विंध्य पर्वत का हिस्सा है। मैंने आपको बताया था कैमूर की पहाड़ी किस पर्वत का पार्ट है, विंध्य पर्वत का। ये कहां है, यूपी और बिहार में फैली हुई है, तो बिहार में आ जाएगा। बाबा बुदन पहाड़ी कर्नाटक के चिकमंगलूर जिले के अंदर स्थित है, और ये बाबा बुदन पहाड़ी लोहे के अयस्क के लिए, लोह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, बाबा बुदन हिल्स। अजंता पहाड़ी बच्चे कहां है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में अजंता एलोरा की गुफाएं भी आपको देखने को मिलती हैं। तो बच्चे सही आंसर आपके सामने है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना भाई। चलो आगे बात करूं बच्चे आपसे, कह रहा है किसी सामान्य, ये कह रहा है सामान्य भारत में दक्षिणी पश्चिमी मानसून से वर्षा होती है। देखो अगर मैं वर्षा की बात करूं और भारत की जलवायु की, तो भारत की जलवायु उष्ण कटिबंधीय है, उष्ण कटिबंधीय प्रकार की। एसएससी जीडी ने जलवायु से प्रश्न नहीं पूछे हैं, लेकिन मैं दो चार इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको बताए दे रहा हूं जिससे कि आपको समझ में चीजें आ जाए। तो भैया किसी समय भारत की, किस समय भारत की जो वर्षा है वो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। तो बच्चे इस मानसून को हम साउथ वेस्ट मानसून के नाम से भी जानते हैं। साउथ वेस्ट मानसून से देश की कुल वर्षा का 75% वर्षा होती है, 75% सबसे ज्यादा दक्षिणी पश्चिमी मानसून से। और ये जो वर्षा होती है बच्चे, ये जून से लेके सितंबर तक होती है, जून से सितंबर तक होती है। सबसे पहले दक्षिणी पश्चिमी मानसून 1 जून को या जून के पहले सप्ताह में केरल में वर्षा कराता है। तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से सबसे ज्यादा वर्षा होती है। दूसरी चीज बच्चे, जून से सितंबर तक होती है और 1 जून को यह केरल के तट पे पहुंचता है। तो भैया ध्यान रखिएगा, जून से सितंबर तक भारत में दक्षिणी पश्चिमी मानसून द्वारा वर्षा होती है, यह बात याद रखनी है। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे बात करूं बच्चे अगले प्रश्न की, कह रहा है निम्न में से किस राज्य में सर्दियों के महीने में सबसे अधिक वर्षा प्राप्त होती है। सर्दी का महीना बच्चे शीत ऋतु के अंदर वर्षा होगी। अब अगर मैं बात करूं जून के महीने में जब दक्षिणी पश्चिमी मानसून आता है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून आता कब है बेटा, जून के महीने में। ये वापस कब होता है, लौटता कब है, तो लौटता है तो इसकी दिशा हो जाती है नॉर्थ ईस्ट हो जाती है, नॉर्थ ईस्ट, यानी कि उत्तर पूर्वी मानसून नाम हो जाता है। इस उत्तर पूर्वी मानसून को ही लौटता हुआ मानसून भी कहते हैं, लौटता हुआ मानसून। लौटते हुए मानसून के पास पानी कम होता है तो ये कम वर्षा कराता है। ये बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता ग्रहण करके यहां जाके, कहां, तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पे जाके टकरा जाता है। तो लौटते हुए मानसून से केवल तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर वर्षा होती है, जिसे हम नॉर्थ ईस्ट मानसून भी कहते हैं। ठीक है बच्चे, तो क्या होगा बच्चे यहां सही आंसर तमिलनाडु करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल। तो लौटता हुआ मानसून कम वर्षा कराता है, सबसे ज्यादा बारिश आता हुआ मानसून, अराइवल मानसून, जिसे हम साउथ वेस्ट मानसून कहते हैं। रैगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। तो किसे हम रैगुर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, जल्दी से बताओगे। कितने क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन की बड़ी टेंशन है, कितने क्वेश्चन है। अरे भाई क्वेश्चन से फायदा कितना पहुंच रहा है ये चीज सोचो। आपसे, आपको पता है ना रैगुर मिट्टी जो बनती है बच्चे, रैगुर मिट्टी किसे कहते हैं, ब्लैक सॉइल को कहते हैं, काली मिट्टी को कहते हैं। इसे बच्चे और नाम भी है, इसे अंतरराष्ट्रीय बाजार में चेरनोजम के नाम से भी जानते हैं, चेरनोजम के नाम से भी इसे जाना जाता है। किसे, काली मिट्टी को। इसे लावा मिट्टी भी कहते हैं क्योंकि ये लावा के द्वारा बनी है। ये कपास के उत्पादन के लिए सबसे ज्यादा अच्छी होती है, इसीलिए इसे कॉटन सॉइल भी कहा जाता है। टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट के कारण इसका रंग काला होता है। काला रंग होने का कारण क्या है इसका, काला रंग किसके कारण होता है, तो ध्यान रखिएगा टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट, टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट के कारण, मैग्नेटाइट के कारण इसका रंग कैसा होता है मेरे प्यारे दोस्त, काला होता है। ये कहां पाई जाती है काली मिट्टी, तो ध्यान रखिएगा ये दक्कन का पठार, दक्कन ट्रैप, दक्कन के पठार और साथ के साथ ये मालवा के पठार में दक्षिण भारत में देखने को मिलती है। ये बच्चे
पानी को ऑब्जर्व करके लंबे समय तक रखती है। एलुवियल सॉइल भारत में बेटा सर्वाधिक मिलती है, सबसे ज्यादा मिलती है 43% क्षेत्र पर। ये बच्चे दो प्रकार की होती है एलुवियल सॉइल, एक खादर और एक बांगर। ये नदियों के अवसाद के द्वारा बनी है एलुवियल सॉइल। लेटेराइट मिट्टी मैंने आपको बताया था लीचिंग प्रोसेस से बनी है। जहां ज्यादा वर्षा होती है और ज्यादा गर्मी होती है वहीं पर आपकी लेटेराइट सॉइल पाई जाती है। दक्षिण भारत के राज्यों में इससे ईंट का निर्माण होता है। ये लीचिंग प्रोसेस से बनी है। ये सारी चीजें लाल और पीली मिट्टी, मतलब लाल मिट्टी जब पानी ले लेती है तो पीली हो जाती है, और लाल मिट्टी आयरन ऑक्साइड के कारण बेटा लाल होती है। ये बात ध्यान रखिएगा, आपको मैंने बताया है। लेटेराइट मिट्टी बड़ी इंपॉर्टेंट है। जहां ज्यादा वर्षा और ज्यादा गर्मी होती है वहां लेटेराइट मिट्टी मिलती है। और बच्चे कॉफी और चाय की खेती के लिए लेटेराइट मिट्टी अच्छी मानी जाती है। कॉफी चाय और मसाले के उत्पादन के लिए अच्छी मानी जाती है लेटेराइट सॉइल, दक्षिण भारत में मिलती है। आगे बात करूं बच्चे आपसे अगले प्रश्न की, कह रहा है उत्तरी मैदानों के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में कौन सा क्षेत्र सबसे ज्यादा उपजाऊ है। उत्तर के मैदान बेटा 4 भाग में डिवाइड है हमारे। मैंने आपको बताया था भात खाबो यानी कि भात खाबो से क्या बनता है, भाबर क्षेत्र, भाबर तराई, खादर और बांगर, खादर एंड बांगर, खादर और मेरे दोस्त बांगर, 4 क्षेत्र हैं आपके, यानी कि उत्तर के मैदानों के, नॉर्दर्न प्लेन्स के। भाबर जो है बच्चे शिवालिक के जस्ट साउथ में जो मिलता है, मोटे मोटे पत्थर भाबर क्षेत्र में मिलते हैं। यहां पर कोई खेती नहीं की जा सकती। भाबर के बाद तराई क्षेत्र नमी वाली भूमि है, गन्ना और धान उगाया जाता है, आप सभी जानते हैं। खादर क्षेत्र बच्चे नदियों के बिल्कुल पास वाला क्षेत्र है, जहां नई मिट्टी हर साल जमा हो जाती है खादर में। यह सबसे ज्यादा उपजाऊ होता है खादर। और बांगर बेटा नदियों से दूर वाला क्षेत्र जहां पुरानी मिट्टी जमा है, ओल्ड एलुवियल सॉइल से बना है। यह खादर की अपेक्षा कम उपजाऊ है, याद होगा थोड़ा सा आपको, ठीक है ना। बहुत गजब बच्चे, अगर क्लास आपको अच्छी लगी है तो एक बार लाइक जरूर कीजिएगा और लास्ट में कमेंट करके बताइएगा कि हां भाई इससे पूरा रिवीजन हुआ है आपका। हर चैप्टर मैंने कोशिश किया है कि आपको इसमें इंपॉर्टेंट हर क्वेश्चन इसमें शामिल हो जाए, ठीक है ना भाई। कह रहे तराई होगा, तराई कैसे होगा बेटा, सबसे ज्यादा जो उपजाऊ होता है वो खादर होता है, तो तराई कैसे, जबरदस्ती कर दें तराई। वो पूछे शिवालिक के दक्षिण में कौन सा है, तो भाबर, भाबर के दक्षिण में कौन सा है, तो आपका आंसर तराई आएगा। तराई नम भूमि है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन सबसे ज्यादा उपजाऊ जो होता है वो खादर होता है। लाल मिट्टी के लाल रंग होने का कारण क्या है, एक है क्रिस्टलीय और मेटामॉर्फिक चट्टानों के लोहे की व्याप्ति, भी कह रहा है उच्च तापमान और अधिक वर्षा। तो बेटा लेटेराइट मिट्टी बनती है इस फॉर्मूले से, तो लेटेराइट मिट्टी बनती है इस फॉर्मूले से, ज्यादा टेम्परेचर और ज्यादा वर्षा, जिससे कि सिलिका का लीचिंग हो गया, निच्छालन। हैवी रेनफॉल बेटा गलत हो जाएगा। मिट्टी के जल योजन, तो जल योजन सबसे ज्यादा करती है बेटा चिकनी मिट्टी। अगर चिकनी ऑप्शन ना हो, यानी कि सबसे ज्यादा पानी को ऑब्जर्व करने की कैपेसिटी चिकनी मिट्टी में होती है, अगर ये ना हो ऑप्शन में तो फिर आप काली लगा देना, और काली हो तो आपकी बल्ले बल्ले ही है, फिर तो काली आपकी हो गई, ठीक है ना भाई। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यानी कि लोहे की उपलब्धता ही लाल मिट्टी को लाल रंग देती है, ये बात मैंने आपको बताई है। आगे बात करूं बच्चे, आगे बच्चे पॉलिटी की क्लास होगी। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में किस राज्य में सबसे ज्यादा वन पाए जाते हैं। आपको मैंने वन रिपोर्ट भी पढ़ाई है, वन का परसेंटेज भी बताया, वन महोत्सव कब मनाया जाता है, वन दिवस कब मनाते हैं। तो बच्चे एमपी मध्य प्रदेश वो राज्य है जिसमें एरिया वाइज सबसे ज्यादा वन देखने को मिलते हैं। अगर परसेंटेज के मामले में आपसे पूछा जाए वनों का, तो क्या आंसर बताओगे, जल्दी से बताओ। परसेंटेज के मामले में सबसे ज्यादा वन कहां पाए जाते हैं, मिजोरम के अंदर पाए जाते हैं, मिजोरम के अंदर पाए जाते हैं। आप मुझे बताओ विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है, विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है। आपने दिवस स्टैटिक जीके में पढ़े होंगे, मैंने ये पढ़ाया है, आपको याद होगा क्लास में। कब मनाते हैं विश्व वन दिवस। सबसे कम वन कहां है, सबसे कम वन वाला राज्य हरियाणा है,
और आपको एक चीज और बतानी है कि सबसे ज्यादा वनों में वृद्धि करने वाला राज्य कौन सा है, वन वृद्धि सबसे ज्यादा किसने की है, तो उस राज्य का नाम मुझे बताओ। 21 में जो रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट के बारे में बताना है। 21 अप्रैल बता रहे हैं बच्चे, एक कह रहे हैं 5 जून तो बेटा पर्यावरण दिवस होता है, 21 21 मार्च होगा, 21 अप्रैल नहीं, 21 मार्च होगा बच्चे। वन दिवस कब मनाते हैं, 21 मार्च होना चाहिए, मार्च ही तो होगा भाई। तो आंध्र प्रदेश ने सबसे ज्यादा वनों में वृद्धि की है, सबसे कम वन हरियाणा में पाए जाते हैं। और राष्ट्रीय वन नीति जो आई थी, नई वाली कब आई थी, 1988 में, और नई वन नीति के अनुसार देश के क्षेत्रफल के 33% एरिया पर वन होने चाहिए। तो भैया क्या हो जाएगा, एमपी यहां सही हो जाएगा। सबसे ज्यादा वन वाला राज्य कौन सा है, एमपी है, परसेंटेज में मिजोरम है। भारत के किस भाग में उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन नहीं पाए जाते हैं, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। मैंने आपको बताया था ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट को हम रेन फॉरेस्ट यानी कि वर्षा वन भी कहते हैं, रेन फॉरेस्ट भी कहते हैं। और ये जो वन होते हैं ना एवरग्रीन फॉरेस्ट, ये वहां पाए जाते हैं जहां पर वर्षा 200 सेंटीमीटर से एनुअली ज्यादा होती है, ज्यादा बारिश होती है। अब क्या कहेंगे भाई कहां नहीं पाए जाते हैं एवरग्रीन फॉरेस्ट, मैंने आपको बताया था, थोड़ा सा याद करो कि कहां कहां देखने को मिलते हैं। जहां बेटा 200 सेंटीमीटर से ज्यादा, बहुत ज्यादा डेंस होते हैं एक तो ये, और इनके पौधे बड़े लंबे लंबे होते हैं। तो बच्चे ऐसा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, तो एवरग्रीन फॉरेस्ट कहां कहां मिलते हैं, याद करो थोड़ा सा। एक तो मिलेंगे बच्चे आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर ज्यादा बारिश, लक्षद्वीप पर ज्यादा बारिश, पश्चिमी घाट पर्वत पर ज्यादा बारिश यहां पाए जाएंगे। साथ साथ बच्चे पूर्वोत्तर भारत में पाए जाएंगे। तो ये क्षेत्र है। पूर्वी घाट पर्वत कह रहा है तो बेटा गलत हो जाएगा, पूर्वी घाट पर्वत पर तो हल्के फुल्के मिलते हैं, तो पूर्वी घाट पर्वत गलत है, अंडमान निकोबार सही है। उत्तर पूर्वी क्षेत्र नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में मेघालय वगैरह में पाए जाते हैं, पश्चिमी घाट पर्वत पे पाए जाते हैं। तो ए ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। चलो आगे बात करूं मेरे प्यारे दोस्त, अगला प्रश्न क्या कहता है आपसे, 51 नंबर, भारत के सर्वाधिक क्षेत्र को किस प्रकार के वन आवृत करते हैं, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। बेटा एवरग्रीन फॉरेस्ट बहुत ज्यादा नहीं पाए जाते हैं, ये ऐसी जगह मिलते हैं जहां 200 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा होती है, आप सभी जानते हैं। तो ये देश में सबसे ज्यादा नहीं मिलते। ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। पर्णपाती मतलब बेटा जिनकी पत्ते गिर जाएं, सीसम साल सागौन साखू, यानी कि वहां पाए जाते हैं जहां 70 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है। इन्हें मानसूनी वन भी कहा जाता है और ये देश में सबसे ज्यादा एरिया को कवर किए हुए हैं। ये कह रहे हैं बच्चे अल्पाइन फॉरेस्ट नहीं मिलते हैं, ये पर्वतीय क्षेत्रों में मिलते हैं। उष्ण कटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन, बेटा ये भी गलत हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट यानी कि आपके पर्णपाती वन पाए जाते हैं जो अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। तो सही आंसर पर्णपाती हो जाएगा। आगे बात करूं प्यारे बच्चे, अगला प्रश्न क्या कहते हैं, रबी की फसल की अवधि क्या होती है। तो याद करो ऐसा क्वेश्चन कई पूछे गए हैं एसएससी जीडी के द्वारा बच्चे, तो जीडी के एग्जाम में कई प्रश्न बने हैं। तो 3 प्रकार की फसल है, एक है खरीफ की, और एक है बच्चे आपकी रबी की, और एक होती है बच्चे आपकी जैद या जायद की फसल। देखो खरीफ की फसल मानसून के समय, ज्यादा वर्षा के समय बोई जाती है। इसका बुवाई का जो टाइम होता है वो जून से लेके जून में बोई जाती है, और बच्चे इसे सितंबर तक लगभग काट लिया जाता है, सितंबर अक्टूबर में। रबी की फसल शीत ऋतु की फसल है, शीत ऋतु में बोई जाती है। इसे बच्चे कब बोया जाता है, तो इसे अक्टूबर में बोया जाता है लगभग, और इसे मार्च में काट लिया जाता है, मार्च में काट लिया जाता है। और बच्चे जायद की फसल आपकी ग्रीष्म ऋतु की फसल है, गर्मी के दिनों में बोई जाती है। जायद की फसल को बच्चे गर्मी में यानी कि लगभग मार्च में बोया जाता है। इसे बच्चे अप्रैल मई में काट लिया जाता है, ठीक है ना भाई, मई में काट लिया जाता है। तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी, भिंडी रबी की फसल कौन सी है, जैसे कि आपका गेहूं हो गया, मक्का हो गया, गेहूं हो गया, जौ हो गया, मटर हो गया, चना हो गया, सरसों हो गया, आलू हो गया, ये सभी रबी की फसल है। खरीफ की फसल जैसे कि मूंगफली हो गया, आपका धान हो गया, मक्का हो गया, बाजरा हो गया,
कपास हो गया, कॉटन, ये सभी आपकी खरीफ की फसल है। तो बच्चे रबी की फसल कब बोई जाती है? रबी की फसल अक्टूबर से मार्च है कहीं? तो बच्चे अक्टूबर से मार्च, डी ऑप्शन। अगर खरीफ की पूछे तो जून से सितंबर, अगर आपसे जायद पूछे तो मार्च से मई, ऐसे करके आंसर करना है। आगे बात करूं बच्चे, ये आपका टाइम टेबल है, ये मेरे प्यारे बच्चे आपका टाइम टेबल है एसएससी जीडी 2022 के लिए। रामबाण, गागर में सागर, जो स्टार्ट हो रही है 31 तारीख को, पहली क्लास मैथ की आपके अपने अंकित भाटी सर के द्वारा। बाकी क्लास का टाइम टेबल आप देख सकते हो। तो बच्चे भौकाल मचने वाला है, और आज की क्लास आपने देखी होगी, सारी चीजें इंडियन ज्योग्राफी की मैंने कवर करने की कोशिश की है। और अंतिम क्वेश्चन जो आपका होमवर्क के लिए है, जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है, इनमें से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है, इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में सभी प्यारे कबूतर करेंगे। और बेटा क्लास कैसी लगी आपकी, यह भी कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। कल की क्लास में वर्ल्ड ज्योग्राफी का पूरा रिवीजन क्लास लेके आ रहा हूं, ऐसा ही तगड़ा रिवीजन होगा, क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। तो सभी बच्चे एक बार लाइक कीजिएगा क्लास को, और मिलते हैं कल की क्लास में सुबह 11 बजे वर्ल्ड ज्योग्राफी के साथ बेटा। और अब स्टार्ट होगी आपकी 1 बजे से क्लास अजीत सर की पॉलिटी की, उस क्लास से भी जरूर जुड़िएगा। सभी प्यारे दोस्तों को नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय, लव यू, टेक केयर। तो बच्चे झंडा गाड़ देना है, तो सभी साथियों को नमस्कार, यहीं तक आज की क्लास रहेगी।